नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सब लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज की क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूं। हाँ, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपका स्वागत है। आप कोई केस बताइए मैम। नवजोत कौर मैम। जी प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। जी सर। प्रणाम सर। सॉरी। हाँ जी प्रणाम, हाँ, बताइए मैम। सर केस अभी ऐसे तो नहीं कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो अदरवाइज एक सर जैसे हम मधुग्रिट टैबलेट यूज करते हैं पतंजलि की, डायबिटीज जैसे जिनका शुगर लेवल बड़ा होता है, तो वो टैबलेट बिफोर मील्स देनी चाहिए या आफ्टर मील्स? नहीं, ये मुझे नॉलेज नहीं है, मैं यूज नहीं करता हूँ। अभी कंचन मैम आएंगी तो बता पाएंगी। अब पतंजलि के लोग आते हैं ना, वो बताएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है आप सर। थोड़ा वेट करिए, आएंगे तो मैं पूछ के आपको आंसर दे हाँ दूंगा। जी, हाँ जी, कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, सर कैसे हैं आज?
हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर की तबीयत आज भी वैसे ही रही, आज भी फीवर। कल जैसे रात में, कल तो दिन में तो 100 था, मतलब शाम के वक्त में, फिर रात में 9:30 बजे के आसपास बेटे ने मेजर किया तो 102 था। तो फिर मैंने, उसको लगा डाउट है, फिर मैंने नापा तो उस वक्त भी 102 था। तो फिर रात में 4 आवर्ली दे रही थी मैं इनको त्रिभुवन कीर्ति, लेकिन फीवर वही था, 102.6.8 तक भी गया था। फिर काफी हो रहा था, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तब एक बेटे ने भी कहा, मैंने कहा चलो दे देती हूँ। तब मैंने इनको एक डोलो 650 दे दी थी 3 साढ़े 3 बजे आज। तो फिर अभी तो 100.7 है, और अभी मैंने इनको दिया है महासुदर्शन घनवटी, और वो महासुदर्शन घनवटी बल्कि 6 पीस दिया है, और 2 पीस गिलोय घनवटी भी दिया है इनको। तो सर ये जैसे मैं सोच रही थी कि अभी जैसे महासुदर्शन घनवटी दी है, 4 घंटे बाद फिर मैं इनको वो दे दूं महाजूर अंकुश रस की, रहने दूं उसको देने को। दे सकते हैं। खाने में क्या दिया? खाने में आज इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, 2-3 बार वही लौंग वाला पानी पिया है, और ठीक। एक बार इनको दिया था शुंठी और मरीच और गुड़ का काढ़ा टाइप का बना करके। और सुबह दिया था सर वो गिलोय और चिरायता, और क्या बोलते हैं, पटोल पत्र, और यष्टि मधु का काढ़ा बनाया था। उसमें ½ ml से 1 ml डाला होगा महातिक्त घृत, तो वो दिया था काढ़ा, ये दिया है सर। तो कुछ और दिन हल्का भर, लग रहा है क्या? लंघन करने से ठीक लग रहा है क्या अंदर? अब पता नहीं, वैसे तो मतलब दिन भर पड़े ही हैं, जैसे सोए टाइप से ही है पूरे टाइम से ही, और बैठे आपने हुए ये हैं। जो दवाई दिया तो पसीना आया कि नहीं आया? अभी आज तो मेरे ख्याल से इस पर आया है, जबकि कल से ही मैं त्रिभुवन कीर्ति जब हो रहा था कि 102 आ गया था, तो तब से हम्म। तो मैं 4 आवर्ली दे रही थी, क्योंकि कल रात में 10:30 बजे दिया था, फिर रात में मेरे ख्याल से 2:30 बजे फिर से मेजर किया था, फिर दिया था, फिर सुबह 8 बजे भी दिया था। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा था। तो अभी आया था, अभी तो देखा थोड़ा सा ढीला हुआ है, मतलब बॉडी उतनी गर्म नहीं लग रही थी। और जब सुबह काफी वो लग रहा था, तो मैंने इनको मेरे ख्याल से 12 बजे उसका दिया था। फीवर के केस में बोलते हैं ना कि पानी का, ठंडे पानी का एनेमा दे दिया जाए तो उससे तुरंत फीवर उतर जाता है। हाँ हाँ। बट उससे क्या 2 पॉइंट ही सर फर्क पड़ा था, तो मैंने नॉर्मल वाटर का दिया था, आरओ वाटर का। तो क्या फ्रिज हम्म। का चिल्ड वाटर का देना चाहिए? हाँ, चिल्ड वाटर का। अच्छा, चलिए, तो मैं कल ऐसा रहेगा तो अगर तो दे दूंगी, क्योंकि एक बार कफ आप एंड कोल्ड। पीटीसी भी हाँ करा लीजिए। जी सर। ब्लड काउंट टेस्ट करा लीजिए, डब्ल्यूबीसी बढ़ा होगा शायद। हाँ, हो हो तो सकता है। सकता है बड़ा होगा। भी जैसे हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम तो सारे टेस्ट हुए थे, मतलब वो बात है, सारी 4 तारीख को सारे ब्लड टेस्ट हो रहे थे, 4 या 6 को हुए थे। तो जी। अब वही है, देखती हूँ मैं कल तक भी अगर ये चीज रहती है तो फिर एक ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। ब्लड टेस्ट कराइए और एंटीबायोटिक्स शुरू करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन दीजिए, जैसे आरोग्य वर्धिनी बट्टी, त्रिकटु चूर्ण, फिर षडंग पानीय, शुंठी सिद्ध जल, वो सब अवेलेबल नहीं है तो एंटीबायोटिक्स दीजिए। न, सर शुंठी साधित तो जल मैं दे दूंगी, शुंठी तो है ही, इसलिए तो मैंने काढ़ा भी बनाया था, तो शुंठी मरीच और उसका गुड़ का काढ़ा बनाया था। और आरोग्य वर्धनी भी मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी हाँ जो इनका एलएफटी की रिपोर्ट था, उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों थोड़े थोड़े बढ़े थे, मतलब हम्म 60-65 के आसपास है, और सारी चीजें ठीक है। और जो हेपेटाइटिस सी वाला था उसका तो आया आगे, जो टेस्ट कराया तो इनवैलिड टाइप का आया है, हाँ क्योंकि ये चीज है। तो मैं हाँ आरोग्य वर्धनी भी साथ में शुरू कर दूं इनका? हाँ, अच्छा। कर दीजिए। आरोग्य वर्धिनी बट्टी दे दीजिए, आम पाचक बट्टी दे दीजिए। अच्छा, हाँ, और मैं नागर मोथा लाई, तो नागर मोथा से जल दूं कि ये शुंठी साधे जल दूं? अगर आप षडंग पानी दे रही हैं तो उसमें है ही ना, मुस्तापर नहीं सर, कोशिका षडंग चक्र। पानी यहाँ पर नहीं मिला, मैं गई थी यहाँ पर ठीक है। मार्केट, बल्कि बहुत दूर है। ठीक है। ठीक है, हम्म। आप शुंठी दे रही है ना, तो मैंने ये बोला षडंग पानी हम्म। में मुस्ता भी है और शुंठी भी है। हाँ अब मुक्ता और शुंठी का दे सकती हैं। ठीक है, तो मैं वही बना देती हूँ, क्योंकि अभी तक तो लौंग वाला ले रहे थे जल, और उसके हम्म 1-2 दिन पहले मैं इनको दे रही थी जीरक वाला पानी ले रहे थे जब वहां से आई थी। तो मैंने हम्म कहा थोड़ा दीपन पाचन के लिए वो चीज कर देते, जैसे कल आपको बताया था कि दाल में सब्जियां सारी करके सांभर स्टाइल वाला, तो वही हम्म। बस लिया था, सुबह 1 कटोरी और शाम को 1 कटोरी लिया था। तो आज तो जी। कुछ भी, मैंने 1-2 बार पूछा कि भूख लगी, तो बोले नहीं, तो आज कुछ भी नहीं दिया था, आज यही पानी वानी पिए हैं। अभी लौंग वाला पानी फिर से बनाई थी, तो मैं इनके लिए वो वाला बना देती हूँ, शुंठी और इसका वाला नागर जी। मुथा वाला लेकर आई हूँ मैं। हाँ, दे दीजिए। तो जी सर, मैं थोड़ा देती ये हूँ। रस कल्प थोड़ा बढ़ाइए, जैसे कि आरोग्य वर्धिनी बटी दे दीजिए,
लहसुन आदि बट्टी या आम हाँ, पाचक लहसुन बट्टी? आदि बटी तो ले रहे हैं, लहसुन आदि बटी चल रही है अभी, पत्तिकर चल रहा है, मानस मित्र बटिका वगैरह तो लेते ही रहते हैं, मतलब वो तो इनके डेली में चल रहा था। मैंने एक दो चीजें ऐड करी थी, इसीलिए फिर मुझे लगा कि नहीं दीपन पाचन प्रॉपरली हो रहा हो, तो मैंने कहा महाजोर अंकुश रस लेकर आई कि उसमें हाँ दीपन पाचन की जरूरत कम पड़ती है। तो वो मेरा हाँ। पूछना था कि अगर महाजोर अंकुश देते हैं तो फिर इन सबको देने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त त्रिभुवन कीर्ति भी है, महासुदर्शन घनवटी भी है और संजीवनी वटी भी लेकर जो आई भी हूँ आप मैं। महाज्वालांकुश दे रही हैं, त्रिभुवन कृति दे रही हैं, तो तुलसी का स्वरस, अदरक का स्वरस और शहद के साथ देंगे तो ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है सर, मैं अदरक का सोरस तो दे दूंगी, यहाँ फ्लैट में है तो तुलसी का तो नहीं हो पाएगा, मैं हाँ अदरक सोरस के साथ देती हूँ सर। हाँ, दे दीजिए। और जी उसके सर, साथ में फिर आरोग्यवर्धिनी बट्टी दीजिए, कोई और स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन ओके, मैं या मेरा देती हम हूँ। पाचन को दे दीजिए। हाँ जी सर, आपके आम पाचक बटी ही दे देती हूँ, है तो सर हाँ, आपकी आम पाचक देनी 5 दूं कि 10 दूं? 10 दीजिए, 10। ओके, चलिए मैं आपकी 10 आम सुबह पाचक तक देती हूँ। आम पच जाएगा ना, फीवर उतर जाएगा, 2-3 घंटे में ही उतर जाएगा आम पाचक बट्टी देने से। ओके, ठीक है सर, मैं देती हूँ उनको, हाँ, फिर फिर मैं आपको बताइएगा। जी सर, थैंक यू सर। Thank you। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। कोई कुछ बताना चाहते हैं ये केस में या कोई और केस में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि नमस्ते सर। हाँ सर ये नमस्ते। वचा तेल यदि मैं घर में बनाना चाहूँ सपोज 200 ml, तो मुझे वचा की कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए? तेल बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा, तेल सिद्धि के लिए कितना द्रव्य, कितना क्वाथ, कितना तेल। हाँ नहीं वो तो है सर, बट वचा थोड़ा सा उष्णवीर्य होता है, तो उसका क्वांटिटी सिर्फ वचा ही उष्ण डालना वीर्य है है तो तो। क्या हुआ? उष्ण वीर्य है तो क्या हुआ, हम तेल सिद्ध करके बना रहे हैं ना, जी। तो वही मात्रा रहता है, कुछ अलग मात्रा नहीं रहता है। चित्रक अच्छा। आदि तेल हुआ, चित्रक तो सबसे ज्यादा उष्ण रहता है, तो हम लोग क्या नहीं डालते क्या चित्रक? सेम ही रहता है, इसमें कम ज्यादा नहीं रहता। और आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं कि बचा कम डालना चाहिए, उष्ण रहता है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उतना ही रहता है जितना मात्रा रहता है। हम उसका काढ़ा बनाते हैं फिर तेल में सिद्ध करते हैं, आप बनाने के बाद तेल कम डालिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन तो चाहिए ना उसका। जी, प्रोसेस वही रहेगा, बस ये है कि क्वांटिटी हम कम यूज करें डालने में। हाँ। हाँ हाँ। ओके सर। सर ओरली 1 पिंच दे सकते हैं चलो सपोज क्या? मी आता सुरू करून टाकलं तुम्हाला क्या? पाहिजे की वचा पाउडर? हाँ, वचा जो है वो वमनोपग है ना, तो हाँ। वो ज्यादा देने से उल्टी आती है। हाँ। 1 पिंच ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, उल्टी आती है उससे। जी सर। 125 mgm उतना काफी है, या उससे आधा रत्ती उतना ही काफी है, ज्यादा नहीं देना चाहिए। जी सर। और जब भी तेल सिद्ध करते हैं ना, उष्ण से उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य का क्वांटिटी वही रहता है, लेकिन प्रयोग करने में कम क्वांटिटी यूज करते हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, कोई केस बताइए सर, फरीदाबाद के डॉक्टर। हाँ प्रणाम सर। हाँ, कोई केस बताइए, आप कितना बढ़िया बढ़िया केस बताते हैं। हाँ सर, अभी तो सर वो अरुण जी आए थे, हाँ आंखों वाले। हाँ, क्या बोल रही? उनका डाइजेशन का कुछ इश्यू चल रहा था, गैस और एसिडिटी के लिए गैस आंख में एसिडिटी। अभी कितना है, आंखों में क्या और इम्प्रूवमेंट हुआ है? सर वही इम्प्रूवमेंट है, दवाइयाँ तो उन्होंने बंद कर दी थी फाइनेंस के कारण, तो अभी वो बता रहे थे दवाइयाँ शुरू करूंगा 25 से, उनको वही इम्प्रूवमेंट था। अभी तो मैं देखा आंखों में उनका ना काफी ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है, मतलब रेडनेस था और प्रेशर भी मुझे नजर आया, लेकिन उनका बोलना था कि जो फर्क आया तो वो फर्क अभी कंटिन्यू है, मतलब किसी दिन सब एक दिन ब्लैक हो जाता है, एक दिन व्हाइट हो जाता है, पूरा आंखों में सफेद सफेद दिखता है, मतलब रोशनी दिखती है, ठीक ना। तो अच्छा वो फिर से शुरू करेंगे, देखते हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी वो आपके किडनी वाले बाबा कैसे हैं? सर वो बताया ना कल, मैंने बताया था सर आपको कि उनकी बिटिया ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, मैंने आपको शायद बताया भी था। तो हाँ वो बीच में दवाइयाँ कुछ हम महादेव के यहाँ से मंगाई, और कुछ दवाइयाँ फिर बोलने लगी ये दवाई है ये दवाई है, मतलब मैंने बिना पैसे लिए भेज दिए, ठीक ना सर, ये गलती हो गई, पैसे जमा नहीं करा, भेज दिया, और फिर उसने ये दवाई मैं नहीं यूज करूंगी, ये दवाइयाँ हैं, ये मार्केट से ले रही हूँ, ऐसे है उसे। तो मतलब करीब 3,000 रुपए की दवाइयाँ, 3,000 की दवाइयाँ
₹3,500 की दवाइयाँ उसने वापस भी नहीं किया, भिजवाया भी नहीं, और उसने क्या कहते हैं मुझे बताया भी नहीं। फिर उसको मैंने ये लिखा था ना सर्वतोभद्रवती, तो वो सर्वतोभद्रवती एक स्टेप स्टार्ट की थी, इसके बाद उसने स्टार्ट ही नहीं किया था। तो मैंने कहा कि दिखाओ कहाँ है, तुम स्टार्ट तो चला ही नहीं रही हो। तो बीच में उसको उनका क्रेटिनिन का थोड़ा सा मतलब 2.8 से थोड़ा सा रेज हुआ था, 3.2 तक आया था। तो फिर उसने मुझे एक दिन फोन किया कि सर प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने कहा तुम तो मेरा कहना मानती नहीं हो, मैं कहता हूँ जो चीज करती नहीं हो। आप लोग हम लोगों ने उस दिन लाए थे इनको, तो बात पता ना कि इनको दीपन पाचन का योग भेजिए। तो मैंने दीपन पाचन का योग बना के भेजा था, तो वो कह रही ये नहीं लूंगी, ये चूर्ण है, ये चीजें हैं, मतलब वो कहना ही नहीं मान रही थी। फिर उसको मैंने कहा देखो मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप कहना मान नहीं रही हो, अपने हिसाब से कर रही हो, या तो आप एलोपैथ में दिखा लो अपने को। ठीक नहीं, क्यों नहीं करो सर, हम क्या कि आप पैसे भी नहीं भेज रही हो, और हमारी सही से बातें भी नहीं सुन रही हो, और अब ठीक होने 4 महीने में ठीक हो रहे हैं, इतना 4.8 से कहाँ 2.6 तक आपका क्रेटिनिन आ गया, सूजन खत्म हो गया, भूख लगने लगा। उनके पिताजी ने मुझे एक पेशेंट भी दिया, ठीक ना। तो फिर वो माने, तो फिर वो मुझसे लड़ाई लड़ाई करने लगी। तो फिर मैंने कहा कि आप ट्रीटमेंट योग्य नहीं हो, तो फिर अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या है। ठीक है। और दवाई बाकी आपकी भेजते थे सर, दवाइयाँ भेजते थे तो कह रही थी कि आप फीस क्यों लेते हैं। हमने कहा दवाई हम दवाई की दुकान थोड़े है भाई, मैं आपको 4 बार फोन रिसीव करूंगा तो मैं आपको जो मेरी फीस है 400-500 वो तो आपसे लूंगा ना, दवाई से सिर्फ पैसे थोड़े कमा रहा हूँ। तो वो सही फीस बात देने है को नहीं तैयार है हर बार। जी तो हमने उसको छोड़ दिया सर। जी पेशेंट जब ठीक होने लगते दिमाग लगाने लगते हैं। जी ठीक है। और वो सूर्यवंशी जी ठीक है? अभी वो रिपोर्ट कराएंगे सर, फिर देखते हैं। तो वैसे तो ठीक है सर, काफी अच्छा 60-70% तो ठीक हो गए थे। उनका ग्रहणी जी भी काफी ठीक था। अभी एक्चुअली क्या है, उनके साथ एक दिक्कत हो रही थी, वो परहेज के लिए ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे थे। जैसे शशि मैम ने उनसे बोला, एक्चुअली परहेज करते हैं, जैसे उल्लंघन करते हैं तो आराम मिलता है, वो मतलब राजी ही नहीं है कि उल्लंघन का कुछ करना चाहिए। उनको लगता है वीकनेस हो जा रही है, इस पे थोड़ा सा वो रिजिड करते हैं। बाकी बीच में अभी तो तेल डाल रहे हैं, शायद उस दिन बात हुई, तेल डाल रहे हैं, आपने जो भेजा था वो डाल रहे हैं। बाकी सारी ट्रीटमेंट अभी बंद रखा है उन्होंने। अच्छा। एक्चुअली उनको किसी ने कान भर दिया, ठीक ना। क्या अब वो क्या भर दिया? नहीं क्या कहते हैं, अरे आयुर्वेदिक दवाओं से किडनी खराब होती है। थोड़ा सा यूरिक अच्छा। एसिड उनका बड़ा आया था, जब हम लोग विरेचन की बात कर रहे थे, तो यूरिक एसिड 7.4 आया था। तो उनको क्रेटिनिन 1.5 है, जो रेंज में ही है, लेकिन हम्म उनको लग रहा है दवाइयों से बढ़ रहा है। हमने कहा दवाइयों से नहीं बढ़ रहा है। हम्म ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मंदाकिनी मैम, आप कोई एक्सपीरियंस बताइए आज का। सर आज का एक चीज, लघु हाँ लघु लघु फलघृत आता है क्या सर कोई? नया नया बना दिए हैं, लघु फलगृत कहाँ आता है? नहीं नहीं, फलघृत ही आता है ना सर? हाँ नहीं, किसी वैद्य ने मुझे बोला था तभी मैं पूछा, क्योंकि लघु फलघृत तो कुछ आता ही नहीं। नहीं आता। एक मिनट, मंदाकिनी मैम क्या बोल रही हैं आप, बताइए। नहीं सर, आज तो कोई खास मरीज नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। मतलब ऐसे किसी एक लेडीज थी, तो उनके पाँव में जो है, जहाँ पे एड़ी होती है ना, वहां पे उनकी वो स्किन फट गई थी, बहुत टाइट हो गई थी। तो वो भी तो मैंने दवा वगैरह दिया है। वो एलोपैथिक में बोली थी, तो बोले थे कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं करना है, अभी आप उसको साफ करके आइए, देखते हैं क्या है। और सब कुछ नहीं था ऐसा विशेष आज। जी सर एक चीज पूछना था, हाँ जैसे किसी का सर मेंसेस रुक जाता है और उसको डाउट है कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है 1-1.5 महीने का, ऐसे अगर है, तो क्या हम लोग वैद्य जो अपनी दवाइयाँ देते हैं वो दे सकते हैं? दे सकते हैं, यूपीटी करा लीजिए ना कंफर्म करने के लिए। यूपी पॉजिटिव आया है तो तो उस दीजिए समय ना, आप क्या दवाई देना चाहते हैं? नहीं, मैंने जो दिया तो उससे पेशेंट को आराम मिला, तो उसने मुझे दूसरा पेशेंट भेजा, मतलब उसको मेंसेस रुक गए थे, और मेंसेज नहीं, उसने दवाई खाई थी शायद, ऐसा कुछ था।
तो मतलब मेरा उस उद्देश्य से पूछना है कि मतलब शास्त्रोक्त हम लोग ऐसे दे सकते हैं, कोई ऐसा गिल्ट किसी तरह का वो तो नहीं? नहीं नहीं, दे सकते हैं। बस ये मल्ल सिंदूर नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में, या फिर बहुत ज्यादा चित्रक वाले द्रव्य नहीं दे, रजत प्रवर्तनी वटी ना दे कभी भी। जैसा पेशेंट मेरे पास आया कि सर मेरे पास 2 बच्चे हैं और हम इसको नहीं करना चाहते, तो एक वैध मतलब हम उसके लिए योग्य है ना, दे वो सकते हैं ना? आपका चॉइस है, मैं तो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं तो नहीं दे, आप देना चाहे पैसे के लिए तो आप दे सकते हैं। हाँ जीव यही हत्या सबसे बड़ा पाप है। हाँ यही इस चीज तरह पूछ से रहा वो हूँ। मर्डर है। मर्डर मैं तो नहीं करा सकता। यही चीज पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब अगर पेशेंट ये कह रहा है सर उसको क्योंकि पेन से रुका है, उस कंडीशन में अगर किसी को देना हो तो उस कंडीशन में दे अपना सकते अपना हैं। रहता है, अपना अपना रहता है, मैं तो नहीं देता हूँ। मैं भी नहीं देता हूँ मैं, सर, मैं भी। हाँ, मैं नहीं दे सकता। वो सर के पेशेंट खुद पूछने ही का बोलेगा मतलब तो। है कि गर्भपात वाली दवाइयां दे सकते हैं क्या, गर्भपात वाली? मैं समझ गया, मैंने उनको उन्हीं की भाषा में बताया। मैं ये हम्म। शब्द बोलना नहीं चाहता था, गर्भपात। मैं समझ गया, मैं किसी का ऐसे गर्भपात के लिए मैं नहीं दे सकता। जी सर, बिल्कुल सही। सर सर जैसे, नमस्कार सर। सर हाँ मतलब सर मुझे थोड़ा सा वो करिए सर, थोड़ा सा परेशान है सर। हमारे जो हस्बैंड है उनके जो भाई हैं उनको वो निकला है सर, 32 साल का यंग लड़का है। और हाँ सर उसको क्रॉनिक वो निकला है माइलॉइड ल्यूकेमिया सर। उसका जो टीएलसी काउंट है 1,37,000 है, 37,000। और जो हाँ। जो माइलोसाइट्स है ना, बैंड सेल्स, ये सब उसमें आ रहा है। और अभी उसको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको, मतलब हाँ 15-20 दिन हो गए सर। उसको पता नहीं अचानक खांसते खांसते कुछ लगभग उसका बोल रही है कि मदर, सासू माँ की उसका ब्लड भी निकला था मतलब। तो इसमें सर आप रक्त की चिकित्सा करिए। रक्त हम्म, विधि शोणित अध्याय में जो चिकित्सा बताइए, विधि शोणित अध्याय। जी सर, जी सर। तो सर मैं सोच रही थी कि कुछ अपने लेवल से उसका कुछ ही सपोर्टिव साइड में, मतलब ये भी ट्रीटमेंट अपना आयुर्वेद वाला का थोड़ा सा कर दे हाँ, तो। तो आप करिए ना, विधि शोणित अध्याय निकालिए और उसमें जितने सिम्टम है वो कुछ ना कुछ मैच हो रहे होते हैं, और हेतु भी हम्म वही मिल रहा होता है। तो हम्म उसमें लीकेमिया में आपको यही देना पड़ेगा कि उसमें बोला है कि विरेचन, लंघन, और हम्म। रक्त प्रसाधन करने वाला, रक्तवर्धन करने वाला, और रक्त पित्त की चिकित्सा, ऐसा जैसे बताया है। सर आप रक्त अभी चंद्रकला रस में भी बता रहे थे कि आरबीसी फॉर्मेशन में अच्छा करता है, मतलब हाँ इनीमिया में भी, पांडु में भी जैसा अच्छा रोल दिखाता है। तो जैसे ये इसमें आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं, जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन इसमें तो डाउन हो हाँ, जा रहा वही है। रक्त प्रसाधन का मतलब वही होता है। जी ताप्या जी जी। दिलाओ चंद्रकला रस उसी के लिए बना है। आप दीजिए ना हम्म। चंद्रकला रस, ताप्या है ना दिलाओ। सर? तो मतलब सर जैसे कोई दिक्कत मतलब इसको चालू कर, मतलब थोड़ा सा आप बता खुद ही दीजिए। घबरा रही हैं, तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या खुद ही डर रही हैं? आप दीजिए ना, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। हम्म। एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है। हाँ सर। जी। जी सर, वहां पे क्या है कि आदित्य इसका सर मतलब कुछ वो चालू, बोलेंगे? वो आदित्य दवा सर का सुनिए, चालू। लेकिन आपको यही यही सब देना पड़ेगा, स्वर्ण माक्षिक भस्म, फिर उसके हम्म बाद में ताप्या दिलाओ, नवायस लो, यही सब देना हम्म। पड़ेगा। रक्त प्रसादक, आदित्य, रक्त वर्धक औषधि है ना सर? हाँ, हम्म। जी आदित्य सर। सर आप कुछ बोलिए इस बारे में। धातु धातु 6 हो रहा है सर, वजन तो कम हो गया, 60 की 60 kg है। और हाइट तो अच्छी है सर, 5 फुट 10 इंच 11 इंच हाइट है कम से कम। और हाइट 60 kg है। और उसका सर दिनचर्या आहार विहार तो डिस्टर्ब है ही, गुटखा गुटखा इंटेक बहुत ज्यादा है, अल्कोहल इंटेक भी है ही है। लेकिन यही ना वो कहीं रक्त दूषित करने वाले सारे हेतु है। रक्त हम्म। दूषित, वो हेतु बंद जी सर। करिए और विधि शोणित जी। अध्याय पढ़ लीजिए। हाँ, हेतु तो उसने सर अब बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उनके वो बोल दिया सामने, तो अब वो खुद समझ रहा है। लेकिन सर मैं ये चाह रही थी कि अपने लेवल से उसका कुछ, अपने शास्त्र में ऋषि मुनियों ने इतना कुछ बताया है, शास्त्रीय आदि कहीं ना कहीं तो सर कुछ अच्छा प्रभाव डालेंगी। तो सपोर्टिव साथ में ये भी चालू कर देते हैं, तो जिससे उसको जल्दी लाभ मिल जाए। हाँ ठीक है, तो वही आदित्य सर। सर बताइए, अभी आदित्य सर का सुनिए। जी सर, जी सर। हाँ मैम, डी एडिक्शन के अलावा उसको अभी इमेटिनिब या डासाटिनिब तो चल ही रहा होगा, उससे क्या है वो सर बीमारी। हाँ मैम। नहीं, अभी सर उसको रिसेंट जो है एज सच कोई मतलब उसको सिम्टम नहीं है। उसको क्या हुआ कि अब उन्होंने आज ही हमको बताया, इन्वेस्टिगेशन तो 4-6 दिन पहले ही कर लिया था। तो वो बता रही कि अचानक खांसते खांसते या एकदम खांसी सी एकदम से ब्लड क्यों निकला, डॉक्टर को दिखा तो बोले कि दाढ़ से निकला, मतलब टूथ से निकला। तो वो बोले कि नहीं नहीं, उससे इतना कैसे निकल सकता है? तो वो कहीं ना कहीं या तो वो सर वो अपर उससे स्टमक से मतलब आ रहा होगा,
रीडिंग डायग्नोस तो वो कब कह रही कि 100 ग्राम समथिंग वो बता रही थी। तो रक्त फिर की जब उन्होंने संख्या बढ़ सीबीसी करवाई तो सीबीसी में टीएलसी काउंट बहुत ज्यादा आया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपका इलाज यहाँ नहीं है, आपको तो ब्लड कैंसर है, आप बाहर दिखाइए। तो मैम तो डायग्नोस कब हुआ मैम ये अभी हुआ सर, क्योंकि सर क्योंकि मुझे लगता था कि वेट गेन तो वेट लॉस तो उसको मतलब वो शुरू से ही ऐसे ही था, पर 1 साल हुआ शायद शादी को, 1 साल तो सर शादी को हो गई। अभी वो हमारे घर आए भी थे तो मतलब तो वो गुटखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उरई कानपुर झांसी की साइड ये गुटखे का बहुत चलन है सर, यहाँ पे लेडीज लोग भी खाती हैं, सब खाते हैं। तो सर वो उसको हम समझाते रहते थे, लेकिन किसी ने ये थोड़ी ना समझा था कि ये इस प्रकार का मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, ये सीबीसी कराने पे इतना नंबर ऑफ आरबीसी वो डब्ल्यूबीसी काउंट। तो सर हमें बस वही टेंशन है। तो डॉक्टर पीके जैन है वहां झांसी में, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने सर उसको 15 डेज का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उसमें ये टायरोसिन इनहिबिटर ड्रग दे दी उन्होंने, 400 mg सुबह शाम। हो हाँ गई वो मैम, 15। इमेटिनिब 400 mg मैम पूरा कंट्रोल कर लेगा बीमारी को। हाँ यही तो हाँ वो इसी नाम से जो आप बता रहे हैं। वो 15 साल तक चलता है, 10 साल 15 साल तक। अगर वो लोग सच में आप पे विश्वास करते हैं तो उनको चांदी का और इसका लोहे की औषधि जो गंधक भारत के साथ रहती है ना मैम, वो आप चूज करके दीजिए। अच्छा काम हम्म। करता है बोल रहे हैं तो। उसके अलावा जैसे सर मैं ये बोल रही थी, जैसे डॉक्टर ने सीएमएल क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया वो किया है, तो सर जैसे ये लड़का है अडल्ट एज का है और ये जैसे शादी भी हो गई है, तो सर जैसे कंसेप्शन करें कि नहीं करें, मतलब बच्चा मतलब क्योंकि उस केस में कहीं ना कहीं जेनेटिक क्रोमोसोमल में नहीं पढ़ रही मैम, थी कर कि सकते हैं, कर सकते, कोई प्रॉब्लम कर कर सकते सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि बच्चे में भी चला जाएगा, ऐसा तो हैं। कुछ नहीं नहीं। नहीं 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 क्योंकि नहीं। सर कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल इसमें बोलना है कि क्रोमोसोम 22 वाला जो होता है 9 पे चला जाता है, 9 नंबर का 22 पे आ जाता है। तो मैं जब गूगल पे सर्च करके जब इसका डिटेल पढ़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक इफेक्ट, ये क्रोमोसोमल इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है मतलब। और जबकि हर सर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि किसी को मतलब फैमिली में ब्लड कैंसर हो। हर जैसे कैंसर में मैम क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं, मज्जा धातु खराब रहता है। तो इनको वही, अगर सोना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो जी चांदी और लोहा तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैं यूजुअली आयाकांता चंदूरम देता हूँ, या किसी भी कुछ भी मतलब लोहे की जो दवा, जैसे सर ने बोला ना ज्यादा फुटी कि हो जी जी गंधक जी भारत के पास। सर बोल रहे हैं कि और ताप आदि लो, सर मार्गशीर नवाया लो, रक्त प्रसादन हाँ हाँ वाली हाँ, औषधियाँ। दीजिए दीजिए, अच्छा काम करेगा। तारा गर्भ पोटली भी मैंने यूज करी है मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ताम्र कर। तारा ये सिल्वर की, जी जी जी। सिल्वर। और मैम जो डॉक्टर सीपी मैथ्यूस थे, उन्होंने क्योर भी किया है, उन्होंने पूर्ण चंद्रोदयम भी दिया था, लेकिन वो महंगा पड़ता है गोल्ड के कारण। तो मैम ये हम्म। 3 चीजें तो अच्छी हैं, और इसको इसको हीरक हम लोग हीरक इसमें सर हीरक भस्म का भी रोल होगा क्या? हीरक भस्म भी आप दे सकते हैं मैम, लेकिन इसमें आरक्यू पीसीआर आपको करना पड़ेगा। मतलब आरक्यू पीसीआर जो टेस्ट है वो 10,000 के आसपास पड़ता है, और वो हम्म बताता है कितना परसेंटेज, मतलब 10,000 में से कितने सेल्स कैंसर सेल्स हैं। तो हम्म। अगर वो निगेटिव हो जाता है, आरक्यू पीसीआर अगर निगेटिव हो जाता है, मतलब 0.00% हो जाता है, तो उसकी मतलब सर सेंसिटिविटी 1 in 10,000 ये तक जाती है। बोन मैरो का टेस्ट होता है क्या कोई सर कोई? ये पेरिफेरल ब्लड से करते हैं, पेरिफेरल ब्लड से करते हैं। तो पेरिफेरल ब्लड से अगर आरक्यू पीसीआर 0% हो जाता है, तो फिर उसको बोन मैरो से एक बार कंफर्म कर सकते हैं 6 महीने बाद, और फिर दवाई बंद भी कर सकते हैं। ये सबसे मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट ब्लड कैंसर है, ये वाला सर क्रॉनिक वाला क्रोनिक वाला। सेफेस्ट है ना सर? हाँ सर, बड़ा क्योंकि सर इंसान कैंसर सुनते ही बड़ा वो लग जाता है। तो मेरे कई पेशेंट्स में सीएमएल अच्छा कर रहे जी हैं। जी, तो मतलब सही है सर, मतलब अच्छा ये जैसे बोलते हैं लोग कि टाटा मेमोरियल चले जाओ, नागपुर चले जाओ, तो मतलब जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है ये वाली टायरोसिन इनहिबिटर 400 mg सुबह शाम, तो सर ये सफिशिएंट है कि कहीं और बाहर दिखाने की आवश्यकता है क्या? सुबह शाम नहीं, बस दिन में एक ही बार चल रहा होगा सुबह, मतलब एक ही बार चल रहा होगा 4 mg ओडी, 400 mg। कहीं और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, भोजन का पूरा डाइट हाँ सर, कोई सिम्टम उसको ना फीवर है ना कुछ है, लेकिन एक बार सर ब्लीडिंग की टेंडेंसी, बहुत ब्लीडिंग बता रहा था कि मुंह से खून आया है। तो मैम अभी रिसेंटली हुआ होगा, जब डायग्नोसिस हाँ। होता है तब ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है, ब्लीडिंग होती है। फिर हम्म, एक बार जब कंट्रोल हो जाता है, बस ये कंफर्म होना चाहिए कि वो सीएमएल ही है, क्रोनिक माइलोइड हम्म, ल्यूकेमिया ही है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो हम्म। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव है ना, वो 922 पॉजिटिव है ना। नहीं सर, उनका तो केवल सीबीसी के आधार पर टीएलसी काउंट बढ़े और माइलोसाइट्स वगैरह बैंड सेल आए हैं, बस इसी आधार पर डॉक्टर ने सीएमएल डायग्नोस कर दिया है। डॉक्टर मेडिसिन है, एमडी मेडिसिन।
नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, और उससे ट्रांसलोकेशन 922 किया होगा मैम। क्रोमोसोम जो आप बोल रहे हैं ना, एब्रेशन, कोई ये जेनेटिक तो सर म्यूटेशन। मैं जो पढ़ी जो ये तो मैं पढ़ के बता रही थी, ये मतलब मैंने कुछ पढ़ा था वो में डिटेल इसके बारे में। तो वह तो वो ये पूछ रही थी कि बच्चा कंसीव कर सकते चालू हैं कि कीजिए, नहीं। ऐसे मत चालू कीजिए। वो ये टेस्ट करना जरूरी है, मैंने आपको लिखा है, मैंने इसमें चैट में डाला है। ट्रांसलोकेशन 922 पेरिफेरल ब्लड से भी कर सकते हैं, फिश करके टेस्ट होता है। तो अगर ये लैब अच्छी नहीं है तो डायग्नोसिस के लिए लोग टाटा या सीएमसी जाते हैं, क्योंकि वहाँ की लैब्स अच्छी रहती हैं। हाँ सर टाटा। तो बताइए डॉक्टर ने तो सर ऐसा कुछ जांच नहीं करी और ये दवा चालू कर दी वहां पे। नहीं मैम, तो आप जाइए। बोन मैरो टेस्ट किया है क्या? नहीं नहीं कुछ बोन मैरो टेस्ट नहीं किया, सिर्फ टीएलसी के सीबीसी के आधार पर सर। नहीं नहीं नहीं, तो आप जाइए टेस्ट करवाइए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां रहती है जिसमें WBC लाखों में मिल सकते है ना सर। हैं। हाँ। हाँ तो ये वही जो आप बता रहे हैं ना वो टायरोसिन इनहिबिटर ही दे दिया उन्होंने सर। और उसको बीडी चलाया सर सुबह शाम। नहीं, सुबह और शाम वही नहीं, 200 mg ओडी रहता है मैम। फोर फिर उसको हंड्रेड डोज एम को, हाँ, या तो वो एडजस्ट करेगा, हो सकता है आगे चल के एडजस्ट करेगा, कि ज्यादा डोज देने से WBC गिर अच्छा जाते हैं सर बिल्कुल। कंफर्मेटिव जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है आप फिश टेस्ट बता रहे हैं इसका, और एक और है ना। हाँ मैम, यही T922 जो आपने बोला ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन 922, यही हम्म, पेरिफेरल ब्लड से भी कर सकते हैं, इसमें बोन मैरो की आवश्यकता नहीं है। पेरिफेरल ब्लड हम्म, से भी हम एक जांच कर सकते हैं, और हम्म, ट्रांसलोकेशन 922 अगर पॉजिटिव है तो इमेटिनिब फिर कंटिन्यू करते हैं। और फिर इनको हर 4-4 महीने में फॉलो अप करते हैं, किस तरीके से इमेटिनिब का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने जो जितने भी करीब मैंने बहुत ही क्लोजली 20-25 CML के पेशेंट्स फॉलो अप करे हैं। जो लोग हम्म, डाइट चार्ट, मतलब जो लोग वेज फूड, वेगन फूड हम्म, टाइप का और घी के साथ, मतलब स्लेश करके जो लोग हम्म, खाते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म, जिनके पेट में सड़ान कम रहती है, और इसके अलावा अगर आयुर्वेद की औषधियां लग जाती है तो उसका अलग इफेक्ट रहता है मैम। वो मैंने किसी को अकेले आयुर्वेद की औषधि नहीं दी है, हम्म, क्योंकि वो अनचार्टेड पाथ रहेगा मेरे लिए, लेकिन उसका डेफिनेटली अलग इफेक्ट रहता है। वृद्ध लोगों में भी जब CML पाया गया है, तो हम्म, उनका जो रिस्पॉन्स आता है 6 महीने में इस तरीके से, 4 महीने में इस तरीके से आता है, जो दवाइयों से संभव नहीं है, मेटिनिब अकेले से संभव नहीं है। हम्म, और मैम क्योर हो जाते हैं मैम ये। हम लोग मैम यूजुअली हाँ, इसको 10 से हम्म, 15 साल चलाते हैं दवाइयाँ, क्योंकि हम्म, यही इलाज है। अगर प्रोग्रेस कर गया तो प्रॉब्लम पड़ती है, लेकिन अगर हम्म, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी लेते हैं, डाइट को भी अच्छे से करते हैं, ना हम्म, दीपन पानी बढ़िया रहता है, और कोई हम्म, नशा नहीं, इमेटिनिब लेते हैं, तो धीरे धीरे हम्म, हम टेपर भी कर सकते हैं। एक बार RQ-PCR नेगेटिव हो जाए तो ये मतलब हम 6 महीने 1 साल में RQ-PCR टेस्ट। आरक्यू पीसीआर ये झांसी में फैसिलिटी सर उस पैथोलॉजी में अवेलेबल है कि नहीं, है ना। ये भी पता करना पड़ेगा। मैम बेटर रहेगा कि इसको किसी बड़े सेंटर से करवा लें है ना डायग्नोसिस के सर। लिए। हाँ, साल में हम्म, एक बार, भले ही आप झांसी में फॉलो अप करते रहे, लेकिन साल 2 साल में एक बार RQ-PCR जब कराना हो तो हम्म, करा सकते हैं। क्योंकि दवा बिना डायग्नोस्टिक उसकी वजह से बिना दवा चालू नहीं करनी चाहिए ना सर, ये है ना, उन्होंने चालू कर दी सर ने, पता नहीं अब वो लड़का खाने भी लगा दवाई। पेरिफेरल ब्लड में बहुत ज्यादा जैसे बेंड सेल्स, प्रोमाइलोसाइट सब मिलते हैं, तो हम्म, उन्होंने इसलिए चालू कर दी होगी कि वो मेडिसिन के डॉक्टर होंगे शायद। हाँ हाँ सर मेडिसिन की मिलता है। हाँ, हीमेटोलॉजिस्ट चाहिए इसमें, हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए। स्पेशली में हाँ ये नागपुर वगैरह में मिलते हैं सर इस प्रकार के डॉक्टर, हम्म। स्पेशली मैं हेमेटोलॉजिस्ट। मैं भी हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। जी 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 ओके सर, जी सर। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप टाटा चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे लैब अच्छी है, लैब यहाँ पर टाटा अच्छी नहीं। टाटा मेमोरियल सर ये मुंबई। या तो बॉम्बे या कोलकाता या फिर बनारस। बनारस तो पास है सर यहाँ से, हमारे हाँ, पास है। बनारस में चले जाइए, होमी बाबा कैंसर अस्पताल लहरताड़ा में, तो वहाँ पे वो सैंपल देख सर के ये वो जांच। भोपाल और इंदौर में भी है शायद कैंसर हॉस्पिटल। ऐसे तो महावीर इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन रिलायबल तो टाटा की लैब्स ही रहती है मैम, क्योंकि वो बॉम्बे से एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसका। हम्म, टाटा की लैब है ना सर। हाँ। दूसरा तो ऑप्शन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है, वो इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है हेमेटोलॉजी। वेल्लोर। हाँ, तमिलनाडु में। जी 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 सर, बिल्कुल सर। तो पहले ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपको सर जैसे 1 लाख समथिंग जो ये जो वैल्यूज आप बता रहे किसी और में भी मिलती हैं क्या, किसी और हाँ। प्रॉब्लम में। हाँ, बहुत WBC की किसी भी कैंसर में मिलती है, वाइट ब्लड जी सेल जी। किसी भी कैंसर में बढ़ सकती है काउंट्स। और उसका हिस्ट्री ये था कि सर वो लड़का जो है अल्कोहल इनटेक काफी था, डेली इनटेक। और वो क्या करता था कि अल्कोहल के साथ साथ
अल्कोहल पी लिया, उसके बाद दूध दूध चीजें पी ली, मतलब विरोधी आहार का ज्यादा सेवन था, तो स्किन में उसके अजीब से चकत्ते व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स भी उसके थे। तो उसको हम समझाते थे कि भाई ये तो तुम विरोधी एकदम से आहार खाता है, मतलब कुछ भी खा लिया उसके ऊपर। तो ये सब उसकी हिस्ट्री रही। नॉनवेज की हिस्ट्री बहुत है, नॉनवेज जैसे चिकन मटन और ये सब अंडा। हाँ मैम, अब तो पूरा बदलना पड़ेगा उसे। आप बोले तो मैं हम्म। एक डाइट चार्ट भेज दूंगा। जी सर, थोड़ा सा भेज दीजिए सर, क्योंकि अपना खांसी है सर वो, और थोड़ा सा टेंशन हो ही रही है उसके बारे में, क्योंकि अचानक से ही उसका वेट लॉस तो हो रहा है, पर मतलब भूख नहीं लग रही, बाकी फीवर वगैरह कुछ नहीं है उसको, ये है थोड़ा सा बस। हम्म। ठीक है सर, क्योंकि धन्यवाद सर। मैं ये टेस्ट के लिए पक्का बोलते हैं बाहर ले जाने के लिए, जाएंगे तो ब्रदर ही जाएंगे। ओके। जी ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अब बाकी रश्मि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? रश्मि बगड़े मैम। सर जी सर, मुझे एक सवाल था। जैसे हाँ, लेडीज लोगों में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है सर, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए सर? ये क्वेश्चन था सर मेरा। इसमें मेरे रस पास एक पाचक रक्त पाचक, क्योंकि रसास्तन्यम ऐसे बोला है ना, तो जी बेसिक सर पे जी, काम करिए कि रस पाचक रक्त पाचक दे दीजिए। बाकी ठीक ठीक। बाकी जो है वो बाकी लोग बताएंगे। बताइए आप लोग, मंदाकिनी मैम क्या देंगी आप? मनीषा मैम बताइए क्या देंगे? प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है तो इसमें शोधन कराना ज्यादा चलता है, वमन विरेचन बस्ती। और अच्छा मेन बात है रस पाचक रक्त पाचक आरोग्यवर्धिनी वटी, अग्नि को अच्छा जी करना है। सर। हाँ, सर ग्रहणी कला को अच्छा करना है तो सब ठीक हो जाता है। सर हाँ, बाकी लोगों से पूछिए, आप किससे पूछना चाहती हैं? बताइए, किसी को आता है तो बताइए। सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो वो उसको अमीनोरिया रहेगा, मतलब उसके इसमें लैक्टेटिंग मदर में मिलता है ऐसा सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ना, या फिर नहीं मैम, नॉर्मल लेडीज है, मतलब उनको हाँ, कोई ये नहीं है, तो वो और उनको इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा, मतलब उसको कंसेप्शन में दिक्कत आएगी ना। वो तो पता नहीं सीरम मैम, अभी वो ट्राई मतलब कंसेप्शन के लिए कर रही हैं या नहीं, लेकिन नॉर्मल है, पीरियड्स भी आ रहे हैं जबकि उनको रेगुलर, और अच्छा अच्छा, ब्लीडिंग रेगुलर भी ठीक साइकिल भी, ठाक है। हाँ जी जी हाँ मैम, हाँ हाँ रेगुलर साइकिल भी है, लेकिन उसके हाँ। बावजूद उनको जो है ब्रेस्ट से सिक्रेशंस हो रहे हैं मैम, काफी पेनफुल है उनके लिए। वो वही एलोपैथी में गए तो, लेकिन वो फिर भी मुझे पूछ रहे थे मैम कि प्रोलैक्टिन हम्म। लेवल है मेरा बहुत ज्यादा बड़ा, तो आयुर्वेद में कुछ है क्या? तो मैंने हाँ तो कहा, लेकिन मेरे पास इतना सोच नहीं था कि मैं बताऊं, तो सोचा सर मैम यही यहाँ दीजिए, अपने। रस पाचक रक्त पाचक ठीक हो जाएगा। सर सर जी सर। हाँ, स्तन्य की उत्पत्ति रस से होती है ना, रसास्तन्यम ततो रक्तम असृजा कंडरा सिरा, वाग्भट में बोला है। तो रस पाचक रक्त पाचक देंगे, उसी से फायदा हो जाता है। सर हाँ जितने भी जी जी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं ना, रस पाचक से ठीक हो जी जाते हैं। प्रणाम ठीक। सर, शोधन में क्या करेंगे? शोधन में वमन बताए ना, वमन विरेचन बस्ती हाँ नस्य रक्तम। पूरा है। हम्म। अच्छा मैम कामनी धीमान मैम का ना एक लेक्चर अटेंड किया था मैंने, तो हाँ उसमें उन्होंने बोला था कि जो है चित्रकादि वटी एंड लहसुनादि वटी अजमोदादि वटी, जो सर जैसे बोल रहे हैं ना, तो अग्नि ग्रहणी ऐसा उन्होंने, ठीक करने के हाँ लिए हाँ सर भी बता रहे बिल्कुल थे जी। बिल्कुल, तो ऐसे ही उन्होंने देने को बोला हुआ था। चित्रकारी वटी और लहसुनादि अजून वटी अजमोदादि वटी, सर जैसे कह रहे हैं ना जी दीपन जी मैम पाठन के वैसे। जी। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो पूछिए। सर नमस्ते सर, मुझे ना आदित्य सर से कुछ पूछना था। आदित्य सर आपसे पूछना चाहती हैं? डॉक्टर आदित्य सर। जी सर, जी मैम बताइए मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मुझे ना ये पूछना था कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, तो अगर लेटेंट वो ट्यूबरक्लोसिस है और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें अगर डिफरेंशिएट करना हो स्पेसिफिसिटी से, तो हम हेमेटोलॉजी में क्या टेस्ट कराएं? मैम, अगर एक्टिव और लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को डिफरेंशिएट करना हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। जैसे क्वांटिफेरॉन गोल्ड एक बताता है कि कितने मतलब साइटोकाइंस, मतलब कितना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एक हाँ ये जी। बता। जी। और मैम अदरवाइज डिफिकल्ट पड़ता है कि अगर कोई भी, जैसे हमने इमेज कर लिया है
और कोई भी ऑर्गन में कोई डैमेज नहीं है, चाहे किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है, लिवर ठीक है, को इंटेस्टाइन ठीक है, तो फिर बड़ा। और जो हम लोग जो एक क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं वो जीन एक्सपर्ट रहता है। मतलब हमने चाहे तो जो भी बोन मैरो बायोप्सी से, ब्लड से, बोन मैरो बायोप्सी से, स्पूटम से, या जहाँ का भी लग रहा है, जहाँ भी ग्रेनुलोमा लग रहा है, ट्यूबरकुलोमा लग रहा है, वहां से। तो जीन एक्सपर्ट तो क्वालिटेटिव रहता है, लेकिन वो लेटेंट और एक्टिव में डिफरेंशिएट नहीं करता है मैम। तो अगर कोई लीजन है कहीं, या हिस्ट्री जहाँ पे पहले थी टीबी उस पेशेंट को, जिस भी हिस्से में, तो वहां से आप सैंपल लेके ये जीन एक्सपर्ट कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा ट्यूबरकुलोसिस अभी भी है कि नहीं है। हाँ जी और सर, पेशेंट था उसको मतलब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वही बचपन में 10-11 साल में हुआ, और अभी उसका एक्सरे कराया था तो उसमें मुझे ऐसे कोई मतलब ये तो लगा नहीं कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का, पर उसको बार बार से फीवर हो रहा है और बार बार से उसको ना कफ हो रही है। तो मुझे ये तो था कि मतलब कुछ तो मतलब डायग्नोसिस हो जिससे थोड़ा सा पता चले कि ये एक्टिव मतलब ट्यूबरकुलोसिस की तरफ तो नहीं उसका जा रहा है। तो एक किसी अगर डॉक्टर ने सर अगर टी स्पॉट बताया था, टी स्पॉट करके टेस्ट। तो अगर अगर उसको फीवर हो रहा है और बार बार कफ हो रहा है, और उसको हमने एंटीबायोटिक्स दे दिए, उससे आराम नहीं है, तो फिर मैम ब्रोंको एल्वियोलर लैवाज करते हैं। मतलब लंग्स के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको निकाल के उसको जीन एक्सपर्ट के लिए भेजते हैं। तो ये यूजुअली, हाँ, ये स्कोपी करके, जैसे मतलब लंग्स की स्कोपी करके, मतलब सर हम वो लोग। जो न्यूक्लिक एसिड सर, वो जो एम्प्लीफिकेशन वाले टेस्ट हैं वो भी नहीं काम करेंगे इसमें सर? उससे भी नहीं कुछ पता चलेगा? नहीं, वही वही उसी को जीन एक्सपर्ट बोलते हैं। ओके। जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन रहता है वही जीन एक्सपर्ट रहता है, वही सबसे सेंसिटिव स्पेसिफिक रहता है। तो हम ट्रेकिया से वो स्कोप डाल के, वहां से लेरिंजोस्कोप बोलते हैं उसको, वो डाल के फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज करते हैं। मतलब वहां से हम फ्लूइड अंदर पुश करते हैं और वो बाहर आता है, लैवेज करते हैं, मतलब धुलते हैं, और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आता है, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस है। और ठीक है नहीं सर। तो अगर वो भी नेगेटिव आता है और तो भी बुखार कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर एक ट्रायल देते हैं एटीटी, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का। ये तब करते हैं, लेकिन जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करी है और ब्रोंकियल एल्वियोलर लैवेज भी नेगेटिव आया है जीन एक्सपर्ट के द्वारा, तो भी बुखार आ रहा है, तो उसको एक ट्रायल देते हैं HRZD, मतलब आइसोनियाजाइड रिफेम्पिसिन पैराजिनोमाइड एथेम्ब्यूटॉल का, कि अगर उसका फीवर चला जाता है 1-2 हफ्ते में इस ट्रीटमेंट की, यानी फिर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस है, और फिर हम उसको 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। और सर इस टेस्ट को कैसे लिख के देंगे? ब्रोंकियल आवाज कैसे लिख के दूंगी मैं अगर उसको? एक्चुअली मैम ये पल्मोनोलॉजिस्ट लिखते हैं, मतलब वो ही करते हैं एक्चुअली में। ये जो टेस्ट है ना, ये पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे 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 सर्जन या गैस्ट्रोलॉजिस्ट वो स्कोपी नहीं करते हैं, जैसे हाँ जी हाँ जी, कोलोनोस्कोपी, वो मैं इसी समझ टाइप से, गई सर। हाँ जी, वो इसी टाइप से। एल्वियोलर। ठीक हाँ है। ये सर, या तो कोई ओल्ड मेडिसिन वाला, नहीं तो यूजुअली पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं, वो ऊपर से लेरिंग्स से वो डालते हैं, स्कोपी करके वो सैंपल लेते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो मॉन्टो टेस्ट करते हैं और ये AF भी करते हैं सर, इनका कितना कंसिडरेशन है? कोई कुछ नहीं, बेकार है। हाँ जी सर, क्योंकि सर BCG वैक्सीन भी लगी होती है एक सर। ये मैंने सुना कि जैसे सपोज BCG वैक्सीन यंग पेशेंट मतलब जैसे हम बाय बर्थ लगा देते हैं उसको, तो उसके बाद भी मतलब चांसेस रहते हैं पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होने के। तो BCG वैक्सीन बस उसकी इंटेंसिटी कम करता है, लेकिन इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर जो आदित्य सर से थोड़ा सा पूछना था सर, कि आदित्य रेडिकल सर आपसे सिस्टेक्टोमी के पूछिए। सर। हेलो हेलो। आदित्य सर आपसे पूछना चाहते हैं सर। हाँ जी सर। सर एक पेशेंट है सर, ब्लड ट्यूमर की, तो सर उनकी रेडिकल सिस्टेक्टोमी जो है एडवाइस की है, 2 बार 3 बार उनका सर TURBT हो चुका है, RVT चल चुका है, लेकिन वो बार बार रीअक्रेंस हो रहा है, और मैं डिस्कस कराया तो उसमें कहीं स्प्रेड नहीं हुआ। सर समझ नहीं पा रहा, कहाँ का ट्यूमर? ब्रेन का ट्यूमर? ना सर, ये यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर है, उसको सिस्टेक्टमी हो चुका है।
बस सर वो प्लान किया है डॉक्टर्स ने, जो ऑन्को सर्जन है। अच्छा। तो सर उन्होंने बताया कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, एसाइटिस हो सकती है, मतलब और कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सर क्या ऐसा यूजली होता है? सर यूरिनरी ब्लैडर का अगर ट्यूमर यूरिनरी ब्लैडर तक ही है तो ये जी सर। प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर वो फैल गया है, जैसे लिवर में चला गया, तब यूजुअली इंकेफेलोपैथी होती है। ना सर, वो जो लिवर में नहीं गया है, केवल राइट साइड में माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। केवल पेशेंट को जो है अभी जो कीमोथेरेपी हुई थी, डॉक्टर ने एडवाइस की थी, तो सर क्या कहते हैं, ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गए हैं वो। अच्छा अच्छा, तो हेपेटाइटिस सी हाँ का इलाज हाँ। देना पड़ेगा उनको। और ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए तो हमारे पास यही है, एक तो बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर कीमोथेरेपी देके वो रिसेक्ट करते हैं। मतलब वेस्टर्न में नहीं तो सर, यही। जैसे वो हाँ जो मॉडर्न मेडिसिन जो कह रहे हैं वो लोग कि ये जो है ब्लड की लास्ट दीवार तक पहुंच गया, लास्ट लेयर तक पहुंच गया है, मतलब है अब स्प्रेड हो सकता है। बल्कि यूरिनरी ब्लड वो यूरेटर के अंदर राइट साइड में हल्का सा स्प्रेड भी हो रहा है। और क्या कहते हैं, उसे पेशेंट को बार बार हाँ हाँ, हीमेचूरिया हो रहा है, मतलब इरोड कर रहा है वो हाँ यूरिनरी ब्लैडर को। दाएं हाँ तरफ सर। पे जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी वहाँ का यूरेटर भी ब्लॉक कर रहा है वो। तो हाँ सर। मतलब ओपनिंग जो थैली में होती है वो ब्लॉक कर रहा है। तो सर जी इसमें सर। हमारी तरफ से ये कीमोथेरेपी और रिसेक्शन है, वो कीमोथेरेपी दे चुके होंगे शायद डॉक्टर, इसलिए कह रहे हैं हाँ कीमोथेरेपी हाँ, दीजिए। काम नहीं कर रही, निकालना हाँ पड़ेगा। कीमोथेरेपी। जी सर। तो सर वेस्टर्न में तो ये तो यही सर इलाज है। नहीं, तो सर ये मतलब यूजुअली कॉम्प्लिकेशन होते हैं, साइटिस होना, इंसेफेलोपैथी होना, या ब्लीडिंग होना, ये सब नहीं ये सब सर, कॉम्प्लिकेशन यूजुअली होती है। एसाइटिस नहीं होता सर इसमें। ये होता है कि ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो ब्लैडर की जो थैली है ना, वो इरोड कर दिया उसने, मतलब पूरा एपिथेलियम इंडोथेलियम उसका निकल गया है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो वहां से नीचे से मांस से ब्लीडिंग ब्लड आता रहता है, तो कई बार वो पेशाब जाम भी हो सकती है क्लॉट से, तो फिर उसमें कैथेटर डालना पड़ता है इरिगेशन के लिए, मतलब वो नहीं उसको। सर, तो मैं पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जानना चाह रहा हूँ सर। हाँ सर, यही कॉम्प्लिकेशन है। अगर बढ़ जाए वो जैसे मास और बढ़ जाए, तो वो पूरा यूरेटर को दबा डालता है। तो हमें वो जो किडनी है ना, किडनी से एक नया पाइप डालना पड़ता है पीछे से, जिसे बोलते हैं परक्यूटेनियस यूरिथ्रोस्टोमी। तो वो वहां जी से सर। वो खाली करता है। यही कॉम्प्लिकेशन है सर। तो सर इसमें अगर इन केस में रेडियोथेरेपी कराई जाए सर, तो कैसा रहता है सर? सर रेडियोथेरेपी क्योंकि का ज्यादा रोल है नहीं सर, नहीं है रोल, नहीं काम है नहीं रोल सर। नहीं, नहीं करेगा। तो सर केवल एक चारा बीसीजी वैक्सीनेशन टेस्टेक्टोमी कर जरूर दिया लगवा जाता है। लीजिएगा, बीसीजी वैक्सीनेशन लगवा दीजिएगा टीबी का। मतलब वो सुपर एंटीजन की तरह काम करता है, कि मतलब उसके कारण थोड़ा बॉडी को, मतलब पित्त बढ़ाता है बॉडी का थोड़ा सा, तो मतलब लीजन को कम करता है बेसिकली। थोड़ा सा कि जैसे वो बॉडी के हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बीसीजी के खिलाफ एक्टिवेट होते हैं टीबी के खिलाफ, तो वो उसको भी जी। हटा देते हैं। लिम्फोसाइट्स अगर एक्टिवेट कर सके आप डब्ल्यूबीसी, तो कैंसर को भी हटा देते हो। नहीं सर, वो लोग कह रहे हैं कि बीसीजी की वैक्सीनेशन तब सही रहता है कि जब सुपरफिशियल हो, कि जो डीप में पहुंच गया ब्लड के अंदर पर है। हाँ लगा तो दीजिए, कोई नुकसान थोड़ी है। नुकसान क्या नहीं है? सर, तो सर उनकी वो रेडिकल सिस्टेक्टोमी वो प्लान कर चुके हैं, तो बोले कोई फायदा नहीं है बीसीजी अच्छा, करने से, रेडिकल ये कह रहे हैं रेडिकल सर। सिस्टेक्टोमी के बाद फिर आ गया कैंसर, फिर क्या करेंगे? ना ना, मतलब रेडिकल हाँ वो दोबारा हो सकता है, तो हाँ भी है सर, लगवा उन्होंने लीजिए, कोई कहा कि नुकसान दोबारा भी नहीं। हो सकता है कैंसर। हाँ लगवा लीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट है तो भी लगवा लीजिए। कोई नुकसान तो नहीं है ना बीसीजी वैक्सीन का, मतलब ट्यूब कैंसर, ब्लैडर कैंसर की तुलना में। भले रेडिकल सिस्टेक्टमी अगर प्लान कर रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो करवा दीजिए, लेकिन बीसीजी वैक्सीन में कोई नुकसान नहीं, लगवा दीजिए। ठीक है, वो तो लगवा देंगे सर। तो सर मतलब ठीक, ये सर्जरी सही रहेगी सर आपके हिसाब से? तो आपको मतलब स्पेशलिस्ट हैं सर। मैंने देखा नहीं है कितना पेशेंट को फिजिकली और कैसा सत्व है अभी। जिस मोड पे मैं हूँ, तो कहना मुश्किल है कि अगर आप जैसे रश और सिरीज लेते हैं, तो कभी कभार वो भी काम कर जाता है। 2 हफ्ते का
लेना चाहिए, गैप देना चाहिए 2 हफ्ते का, अगर वो कर सकते हैं तो। अच्छा तो ठीक हो जाते थैंक हैं यू। कई, जैसे पुणे से ही रिजल्ट्स हैं वो, उन्होंने आचार्य रसायन वालों ने छापे हुए हैं काफी, कि अलग अलग टाइप के कैंसर भी रिस्पॉन्ड करते हैं सोना, चांदी, हीरे को, तांबे को। सर आपने तो नहीं एलोपैथिक सर, ये ट्रीटमेंट सर्जिकल रिकवरी कितना सर देखी आयुर्वेद सीए ब्लैडर है सर ये यूरिनरी ब्लैडर मैम, एंड मेटास्टेसिस है विदाउट मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस नहीं मैम, और एज कितना है पेशेंट का 67। 67। देखिए सर आपको इस एज में प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट या रुकावटें या यूटीआई या रिकरेंट, ये बहुत कॉमन चीज है बिकॉज बात की अवस्था और एज की अवस्था। इसमें उनको जो भी उनका कोई सीए मार्कर वगैरह अगर किया होगा तो वो शेयर जरूर कीजिएगा। आप ऑपरेशन कराने के बाद में आपकी एक सीक्वेंस शुरू हो जाती है, ऑपरेटिव, फिर केमोरेडियोथेरेपी, फिर उसके बाद में अनइवेंटफुल अगर है तो ठीक है कुछ 1 साल तक या कुछ महीने तक, लेकिन उसके बाद में फिर से उसको स्क्रीन करना पड़ता है मेटास्टेसिस और ये सारी चीज के लिए। आप उससे अच्छा क्वालिटी लाइफ आयुर्वेदिक से जी सकते हैं क्योंकि पेशेंट मेटास्टेटिक नहीं है और ब्लैडर का जो भी कुछ होगा उनका कुछ ना कुछ हेतु ऐसे होगा बिकॉज आई जस्ट ज्वाइन, बट एट 50+ एज या 55+ एज अगर बहुत बड़ा एक ट्यूमर है, एक छोटा सा ट्यूमर है, उसको निकालना है उसके साथ में, तो 50 के अंदर की एज में जो है बॉडी सपोर्ट भी करती है, कभी कभी कर लेती है बिकॉज एक चीज को बम्बार्ड करके उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश ये थोड़ा सा कुछ हद तक 2% तक कामयाब भी हो जाता है, बट सर 98% आपको साइड इफेक्ट झेलने ही पड़ेंगे जो 67 एज में नहीं झेले जाते। आपने सिर्फ सर्जरी किया तब भी वो रूट कॉज से जो भी है सेलुलर लेवल से नहीं हटा पाते, जिसकी वजह से सेलुलर इन्फ्लेमेशन बाद में कन्वर्ट हो जाता है मेटास्टैटिक में। फिर उसको कब करने के लिए केमो रेडियोथेरेपी का प्लान करते हैं, एटलीस्ट केमोथेरेपी तो आपको कराना ही पड़ता है तभी सर्जरी को हाथ लगाते हैं। एट 67 एज अगर वो खा रहे हैं, अगर वो चल रहे हैं, अगर उनका मुंह से खाना बंद नहीं है, आप उनकी इम्यूनोथेरेपी, आयुर्वेदिक जो भी एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट है, जो भी डॉक्टर आपको यहाँ पे लाए उनका जो ट्रीटमेंट करेंगे सर, वो प्रूवन नहीं, वो शाश्वत इतना है कि आपको आगे के 5 से 10 साल तक एक क्वालिटी लाइफ देगा। अगर वो डॉक्टर ने आपके सी मार्कर को प्रॉपरली देखा, आपकी स्टेजेस को आपके बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से चले और आपकी जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, यू विल गेट अ वेरी क्वालिटी ट्रीटमेंट। लेकिन वहां पे आप क्वालिटी लाइफ आप खाते पीते पेशेंट की मूवमेंट लाइक, क्योंकि पेशेंट इज इनटू रिकवरेबल या रिवर्सिबल स्टेज। कितना कवर करता है, सच में करता है क्या, ट्रीट करता है, आई वोंट से, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कैंसर नील करता है आयुर्वेदिक। सी मार्कर कम करता है, क्वालिटी लाइफ बढ़ाता है और इम्यूनोथेरेपी को इम्यून सप्रेशन ना करते हुए, मतलब प्रतिकार शक्ति को ना दबाते हुए पेशेंट की सिस्टम के बाकी के नॉर्मल सेल्स का भी ख्याल रखता है। जबकि आप जो ट्रीटमेंट, वो भले सर्जरी हो, पोस्ट केमोथेरेपी हो, जो भी मॉडर्न की एंटी कैंसर ट्रीटमेंट हो, उस ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज आ गई, वहां पे आपकी नॉर्मल सेल्स 90% बर्बाद होने वाली है। तो एक सेल को या एक ब्लैडर के ऑर्गन के यहाँ का कैंसर खत्म करने के लिए आप 90% आपकी बॉडी को दाव पे लगा रहे हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं, गिव 6 months 3 मंथ, मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट 3 months टाइम टू आयुर्वेद, कीप द लास्ट ऑप्शन सर्जरी। द रीजन इज दैट, कभी भी ये ध्यान में रखिएगा, अगर वो आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल में सीए आ गया है, कोई भी स्टेज का है, आप अगर चीरा लगाते हैं, आप अगर बायोप्सी लेते हैं, आप अगर ये इसकी CAN CA 1991 वो चेक्ड एंड फॉलोड रेस में भी कितना रेस है, CA 19.9 34 के अब वो मार्जिनल नॉर्मल लोगों में भी 50 तक कभी कभी रेस पाया जाता है बिकॉज ऑफ पेनक्रियाटिक एंड जो लिवर का इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स वी आर एक्सपोज टू। तो कितना रेस है, 150 के ऊपर है, 300 के ऊपर है, 400 के ऊपर है, वो देखना चाहिए। बट बिलीव मी, यू कैन रिड्यूस द सी मार्कर्स ऑल्सो। अब प्रॉपर आपको एंड जिसे बोलते हैं कि आयुर्वेदिक कैंसर थेरेपी अगर आपको मिलता है, यू विल गेट वेरी गुड चांस। और आप 67 एज में डर के मारे या बस लोग बोल रहे हैं या फिर ट्रेंड चल रहा है इसलिए पैसा खर्चा करके सब कुछ करना है, उसकी बजाय उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम देखिए। और जो डॉक्टर आपको यहाँ पे लाए वो आपको बहुत अच्छी तरह से करेक्शन करेंगे, पूरी सिस्टम को जांचेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद में ट्रीटमेंट देंगे आपकी जड़ों पे। तो whosoever it is, डॉक्टर अनुरिता, लेकिन आप सर्जरी के मैम पहले
मैम यस 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 मैम एक साल 1.5 साल करीब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल चुका है। सरकार या उंगली घिरत भी दिया था, खाने के लिए भी दिया था और उत्तर बस्ती भी दी थी उससे। लेकिन जैसे ही सर ट्रीटमेंट देखिए, बंद हुआ हाँ ऐड कराने के बाद, तो वो एकदम बहुत तेजी के साथ उभरा और उसने ब्लीडिंग हीमोचूरिया होने लगा। तो फिर TURBT कराना पड़ा मजबूरी में सर फिर से, क्योंकि आप यहाँ पे है ना, एक होता है प्रॉपर कैंसर ट्रीटमेंट, एंटी कैंसरस मेडिसिनल ट्रीटमेंट, शोधन शमन चिकित्सा, बोथ अलोंग विद दैट जो भी है अपुनर्भव चिकित्सा। लेकिन उसके साथ में अगर आप रसौषधि और ये यूज कर रहे हैं, एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी कभी देखिए, इट इज नॉट सर्दी जुकाम खांसी या टाइफाइड या जॉन्डिस नहीं है। वहां पे सेलुलर लेवल जब तक नॉर्मल वहां का, मतलब मैंने कुछ पिछले 2 महीने 3 महीने में कुछ टेस्टिमनीज भी जब टाइम मिला तब भेजे थे। तो आप अगर पूरी स्टॉप करेंगे ट्रीटमेंट एंड यू विल सी कि सम मिरेकल्स विल हैपन, नेवर सर। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में भी पेशेंट का जैसे ही केमो रेडिएशन का ये सब कुछ सप्रेस हो जाता है, और जब भी जिसे बोलते हैं कि फिर से रिवर्सल आता है सर, बहुत हद तक मेटास्टेसिस सेकेंड स्टेज के, थर्ड स्टेज के आगे जाके फोर्थ फिफ्थ पे लैंड होता है। सो इन कंपैरिजन विद दैट, आप अगर यहाँ पे सिर्फ हीरक एंड सुवर्ण नहीं सर, आपको जठराग्नि प्रदीप्त करना पड़ता है, धात्वाग्नि प्रदीप्त करना पड़ता है। वहां की जो भी दोष दृष्टि, जो भी टॉक्सिन्स उस सिस्टम के स्रोतारोध कर रहे हैं या फिर उस सिस्टम का कार्य हानि कर रहे हैं, तो वहां पे किस चीज का अति हो गया, किस चीज का हीन हो गया, किस चीज का मिथ्या हो गया, उस हेतु को देखते हुए ट्रीटमेंट चलता है आयुर्वेदिक का। आप बस ये, आई अंडरस्टैंड सर, हमें हमारे दिमाग पे डाला गया कि नहीं हीरक भस्म सुवर्ण कल्प मीन्स एवरीथिंग। नो, इट इज एट आफ्टर सर्टन स्टेज आप धात्वाग्नि मांद्य को दूर करेंगे, उसके बाद में आपको ये मिलेगा। जहाँ पे रिजनरेशन आपको चाहिए, अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है, वहां पे आप दीजिए ना शतपुटी अब्रक भस्म दीजिए, स्वर्ण भस्म दीजिए, जहाँ पे आपको से। लेकिन हर सिस्टम का, हर स्टेज का, हर बॉडी के हिसाब से कैंसर ट्रीटमेंट होता है। पिछला जो भी कुछ हुआ उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने एकदम बंद कर दिया और उसके बाद में पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन में गया, क्योंकि उसको अग्निदीपन लगता है, उसको जो भी है रक्त धात्वाग्नि वर्धन करने वाली चीजें, रक्त प्रसादन करने वाली चीजें लगती है, बिकॉज हिज बॉडी इज टॉक्सिकेटेड विद कैंसर सेल्स। So until unless you are with a very good antioxidant therapy, very good manas chikitsa, very good anti-cancer treatment, and along with that rasayan chikitsa should be for the whole life till the patient survives. Last 26 years का experience बता रही हूँ। तो आप अच्छे सीरियस से करिए गंगवार सर, या जो भी डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे हैं, जो भी रिलेटिव है यहाँ पे। बिलीव मी, 67 एज है, अगर अगला 10, 20, 30 इयर्स तक आप एक अच्छा क्वालिटी लाइफ चाहते हो, विदाउट मेटास्टेसिस चाहते हो, मेटास्टेसिस को दूर रोकना चाहते हो, तो गिव फर्स्ट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप सर्जरी मत कराइए, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा नॉन इन्वेजिव को देना चाहिए, क्योंकि इन्वेजन के बाद में या सर्जरी के बाद में या चीरा लगने के बाद में आपको जिन चीजों को फेस करना पड़ेगा, पेशेंट जिसका लाइफ 2-5 साल है वो डिटोरेट होके बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ केमो रेडियोथेरेपी या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन से जाता है। ब्लैडर बहुत संगीन एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और 67 एज में ब्लैडर को कुछ भी अगर आप ये करते तो बहुत मतलब ऐसे समझिए कि पोस्ट सर्जरी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट गिव 2-3 मंथ्स टू आयुर्वेदा, जो भी आपको ट्रीट करे उसमें प्रॉपर। यहाँ पे केस डिस्कस हो रहा है, अरविंद सर जैसे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिशनर से, आदित्य सर जैसे जो रोज इन चीजों को हैंडल करते हैं। तो यू गो फॉर इट, और खान पान से लेके लाइफस्टाइल से लेके जो भी आपका हेतु होगा उसको, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी केस नहीं सुना है ऑफ सीए ब्लैडर पोस्ट सर्जिकल। हाँ, अगर एक छोटा सा ट्यूमर है, उस ट्यूमर को निकालना है, उसके बाद में केमोथेरेपी करना है, 6-7 साइकिल होगा, को एक अच्छा क्वालिटी 1 से 2 साल मिलता है। फिर 2-3 साल के बाद में आपको केयर करना पड़ता है कि कहीं कुछ इन्फेक्शन या कुछ बाकी का चीज, वेट लॉस या बाकी का चीज तो नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं, तो हर 1 साल आपको पेट स्कैन रिपीट कराते रहना पड़ता है। बट अगर एक ट्यूमर नहीं है, बाकी का चीज का लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, जो भी टीएनएम क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से सी मार्कर आपके कितने हैं, उस हिसाब से डिस्कस करके फिर ट्रीटमेंट कीजिएगा। इट्स अ गुड सजेशन। प्लीज डोंट गो फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सर्जरी एंड केमोथेरेपी। वो डर के मारे आप करा लोगे, लेकिन रिवर्सल नहीं है, फिर नॉर्मल सेल्स बहुत जल्दी डिटोरेट होते हैं। ओके, 40 एज होता, 35 होता,
मैं जरूर बोलती आप पहले सर्जरी कराइए, क्योंकि वहां पे केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी झेलने की ताकत होती है। हम कुछ इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके फिर इम्यूनोमॉड्यूलेशन, बाद में रसायन चिकित्सा, पैरेलल लाइन आयुर्वेद, बहुत सारी चीजें जैसे सुवर्ण हीरक भस्म वसन, मालती कल्प है, ये सारी चीजें देखिए हम रेस्टोर कर सकते हैं या फिर पैरेलल लाइन दे सकते हैं। बट इट्स 67 इयर्स, डोंट गिव ट्रायल्स, आई वुड सजेस्ट। ओके सर उत्तर बस्ती आपने कितने समय दी थी सर? उत्तर बस्ती सर मैंने करीब 5-6 महीने दी होगी सर। अच्छा सर, क्या 67, मेरे को एज नहीं मालूम थी, 67 इयर्स में अगर आप ऑपरेट करवाते हैं तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी? मतलब रोज उनको ड्रैगिंग सेंसेशन लगेगा कि अब ये भी करना पड़ रहा है, पेशाब सही रास्ते से नहीं आ रही, इस टाइप से पूरा। तो ऑपरेशन जाने के बाद मैम ने बोला है कि वो तो अगर उन्हें डॉक्टर ने समझाया है सर कि इस तरह से साइड से छोटी आंत काट के जो है रास्ता बनाएंगे और यहाँ से साइड से जो है क्या कहते हैं आपकी पेशाब एक थैली में कलेक्ट होगी। हाँ हाँ सर, तो अगर जैसे आपने 6 महीने उत्तर बस्ती दी है, क्या उत्तर बस्ती दी है वो मतलब क्या क्या चेंज करके दिया है? अगर आप उत्तर बस्ती, मातृ बस्ती और फिर क्या है क्लैंप भी करते हैं, जैसे हमने उत्तर बस्ती दी उसके बाद क्लैंप कर दो उसको जिससे कुछ देर के लिए रहे, तो अगर प्रॉपरली फॉलो अप कर सकते हैं जैसे अनुता मैम ने बोला है, और एक कम से कम 3 महीने मुझे नहीं, लेकिन 1 महीने अगर आप अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं किसी आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट के साथ, तो फिर उसको मतलब इमेजिंग करके देख सकते हैं कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो क्योंकि अगर ऑपरेट कर दिया तो फिर वो वापस नहीं ला सकते, जो आपने निकाल दिया वो निकाल दिया। हाँ वो तो निकाल ही देंगे पूरा यूरोटा ब्लेडर जो आ रही यूरोटा ब्लेडर पास के लिंक वगैरह तो निकाल देंगे वो तो प्रोस्टेट वगैरह। क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी सर, वही। जी सर। जी थैंक यू सर। तो अगर मुझे 67 इयर्स पे कैंसर होता तो मैं आयुर्वेद ट्राई करता, मतलब 6 महीने, अगर जैसे पहले आपने 6 महीने 1 साल किया है तो भी मैं जैसे कोई पंचकर्मा में जो भी एक्सपर्ट है इनको डॉक्टर अरविंद सजेस्ट करेंगे या डॉक्टर अनुष्का मैम के पास चले जाता, उन्हीं से उत्तर बस्ती मातृ बस्ती लेता और वहीं पे मतलब 1 महीने के लिए रहता कम से कम, और रस औषधि भी वहीं से लेता, दीपन पाचन अनुलोम के बाद, अभ्यंग स्वेदन के बाद। जी सर, ये मेरा सजेशन है। जी सर थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बता सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है पूछिए। डॉक्टर आदित्य से। आदित्य सर। सर जैसे सर मैं ना अपने लिए सोच रही थी कि थोड़ा ना होल बॉडी प्रोफाइल करा लूं, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ये जो लैब्स हैं तो सर उसमें ये जो टॉक्सिक एलिमेंट प्रोफाइल करते हैं उसका क्या मतलब हिसाब है? मतलब एलिमेंट्स में तो उन्होंने लिखा था कि कॉपर जिंक हम टेस्ट करेंगे और एक टॉक्सिक एलिमेंट प्रोफाइल थी, तो सर उसका मतलब कोई मतलब है उसका कराने का? हैवी मेटल स्क्रीन रहता है यूजुअली, अगर तब कराते हैं जब मतलब खराब क्वालिटी की मेडिसिन ले रहे हो या कोई हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, अगर आपको जैसे कोई ऐसे सिम्टम, अगर आप मैम कोई रस औषधि या कोई कंपनी की औषधि ले रहे थे क्या? नहीं तो अदरवाइज कोई रोल नहीं है मैम, रस औषधि अगर कंपनी की ले रहे हैं किसी, अगर वो नहीं हाँ हाथ जी की सर, बनी दे ऐसा रहे तो हाँ जी सर कुछ नहीं है एक्चुअली। व्हेन आई गॉट ऑपरेटेड तो उसके बाद से कुछ कुछ मेडिकेशंस चली थी, तो मेरा ऐसे ही एक इंटरेस्ट था कि मैं मतलब टॉक्सिक एलिमेंट प्रोफाइल करा के देखूं, जैसे हम सब लोग कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ सी ऑफ केमिकल्स, तो कोई रोल हाँ नहीं। तो उसके लिए बस जस्ट मेरा इंटरेस्ट था। मैम हाँ जी आप अगर अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा अच्छा फोकस करने के लिए करा रही है, पक्का कराइएगा। द रीजन आप रसौषधि ले कि नहीं ले, रियली वी आर लिविंग इन द पूल ऑफ वेरी हेवी, वेरी टॉक्सिक एंड वेरी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। वो लेने के बाद में अगर आप नेगेटिव नहीं होने वाली होंगी तो जरूर कराइएगा। द रीजन डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्मा या शरीर की सेल्युलर क्लींजिंग कराने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आज लोग नहीं समझ रहे। हाँ जी ठीक है, मॉडर्न की सेशन से जितनी भी सेमीज हो रही है उसमें ओनली प्रोग्रेसिव
graph of CA cancer, progressive graph of exposure to chemicals and radiations, इसी के ऊपर मॉडर्न में बातचीत होती है। स्क्रीन कराइए ऐसी चीज भी होती है, इसलिए डर के मारे मत कराइएगा। जैसे सर ने अभी बताया, आपको लिवर का फंक्शन, आपके बॉडी का फंक्शन, आपके शरीर के जो भी सिक्रीशंस है, एंजाइम्स है, वो अगर आपको सपोर्ट करे, आपका खान पान, आपकी जो भी दशविध है वो अगर अच्छी है, नो नीड टू गो फॉर द रीजन इज दैट आई टेल यू बिकॉज आई वर्कड इनटू टॉक्सिकोलॉजी और मुझे बहुत इंटरेस्ट ये सारी चीजों में रहता है। आप अगर रस औषधि भी नहीं ले रहे तब भी मैडम मर्क्यूरी है, केमिकल है, इवन आई वाज बीन सजेस्टेड आर्सेनिक कंपोनेंट इनटू माय बॉडी इज मच बिकॉज आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग 18-20 years बिफोर, लेकिन वो डीऑक्सीडाइज या डीजनरेट नहीं होते हैं। आपको अपनी बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा रखना पड़ता है, या डिटॉक्सिफिकेशन या हमारे जो पंचकर्मा थेरेपीज है वो सारी चीजों को। अगर आप नेगेटिव या वीक है कहीं पे भी इंटरनली माइंडसेट में या फिर कुछ भी फीलिंग्स में, आई वुड सजेस्ट यू बेस्ट वे इज दैट फोकस ऑन टू योर ईच एंड एवरी सेल्यूलर ब्रेन माइंड एंड बॉडी क्लेंजिंग, क्योंकि आप जो भी कराएंगे उसमें निकलेगा तो जरूर। आप रस औषधि ले कि नहीं ले, इफ यू आर ईटिंग market food, market vegetable, market fruits, and no any organic things, and even if you are applying simple art toothpaste and petrochemical products of skincare, ma'am, you are exposed to a lot of chemical which percolate through your subcutaneous circulation to your kidney, liver, and so just don't get don't mind it, but अगर आप ये डिटेल में कराते तो आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता चलता है और मिलता है, उसमें सारी चीजें मिलती है, कभी मर्क्यूरी मिलता है कभी, तो अगर आप एकदम ओपन माइंडेडली है, स्ट्रांग है, तो उल्टा बहुत है। लेकिन अगर आप उसके बाद में ये सोचेंगे कि मैं इसको कैसे निकालूं, you'll get tense. ओके मैम, रस औषधि की वजह से तो नहीं, ऐसे जस्ट मेरा एक इंटरेस्ट था। और एक ना एक्चुअली मैम मुझे ये भी था कि हम लोग जो वैक्सीनेशंस लेते हैं, तो मैं मतलब आई वाज जस्ट रीडिंग अ फ्रेंच न्यूज़पेपर, तो उसमें ऐसा था कि उन लोगों का कुछ ना एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। तो वो लोग ये कह रहे थे कि तुम लोग जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें बोलते हो मतलब दे आर यूजिंग मर्करी इन देयर मेडिसिन, तो तुम लोगों की जो वैक्सीनेशन है खासकर जो बच्चों को लगती है, तो उसमें वेहिकली मतलब मर्करी है और वो भी बिना शोधन किया हुआ या ऐसा कुछ। तो मतलब ये मुझे कंसर्न था कि मतलब हम लोग पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं और वो अंदर पता नहीं क्या क्या बन रहा है, तो अभी से उसको क्लेंजिंग कर दो। बिल्कुल मैम, there are lot सा। of things but this is not a panel to be discussed. और दूसरी चीज आप जरूर कराइए, हेल्दी कराइए, बट उसके बाद में आप एटलीस्ट सिंसियरली पंचकर्मा, मानसिक, शारीरिक और आंतरिक शुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, फिर वो सूक्ष्म प्राणायाम हो या फिजिकल शोधन चिकित्सा। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। एकदम चुप मत हो, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। अंजना मैम से किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए जी। मैम है क्या सर? हाँ हाँ, अंजना मैम है, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। अंजना मैम। अंजना मैम जी गुड इवनिंग नमस्कार मैम। जी शत नमस्कार। प्रणाम मैम, शत प्रणाम, बहुत दिनों आपको के भी बाद बहुत में बहुत बधाई, ट्रॉफी जीतने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। मैम जस्ट एक न्यूअर केस आई थी मेरे पास में, जी अगेन पीसीओडी, बिकॉज मेरा 2 या 3 चीजों पे बहुत ज्यादा स्टडीज चल रहा है। वन इज ऑन कैंसर इन गायनेक रीजन एंड अनदर इज इनफर्टिलिटी, इंक्रीजिंग इनफर्टिलिटी जो फैक्टर्स है इनटू आवर डेली डे टू डे रूटीन। तो मैम ऐसे करते वक्त में मैं थोड़ा सा एक सेशन लिया था मैंने एक हॉस्पिटल में, और एक स्पोर्ट्स एकेडमी थी वहां पे। तो एक स्टूडेंट आई वहां से, एक्चुअली शी प्लेज क्रिकेट विद मी, एज इज 35, और there is no any other exposure, only Manas Setu is there, only Manas, because right from her childhood she first consulting में काफी cry किया उन्होंने, but she is taking all allopathy treatment लेने के बाद में भी आज PCOD ही
उसका परसिस्टेंट है, इट इज बहुत ज्यादा नहीं, उसके फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं, मेंसेस भी होता है, लेकिन पीसीओडी उसका पेरिफेरल अरेंज जो भी फॉलिकल्स है वो मैच्योर्ड। अभी वो इतनी डिप्रेशन और इसमें गए, उसने 2 साल शायद थेरेपी भी लिया है बिकॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेरेंट्स का एक डिवोर्स, फिर सेकेंड मैरिज ऑफ मदर, देन जो सेकेंड फादर है उससे क्लैश, ऐसी सारी सीक्वेंस में नाउ शी वांट्स टू गेट, मैंने आई बिकॉज शी वाज वेरी मच साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। मैम फिजिकल ट्रीटमेंट तो अपने पास में पीसीओडी वगैरह का है, लेकिन एट 35 years इफ एनीबडी आस्क्स मी, तो एज अ आयुर्वेद कंसल्टेंट मैम, जो आज की दौर चल रहा है उसको बिना ये करके ऑन एन लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, वेदर वी शुड सजेस्ट फॉर मैरिज एंड वेदर वी शुड सजेस्ट फॉर बेयरिंग अ बेबी, ये 2 चीजों के बारे में मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन करना था। बिकॉज जो भी उसका सर्कमस्टांसेस गया है, उस इस चीज को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो मतलब शी वाज इनटू 2-3 रिलेशनशिप्स आल्सो, तो उसमें भी वो जब अनसक्सेसफुल नहीं है तो इतनी डिटोरेट हो गई, इतनी मानस लेवल पे उसका गया कि उसका पीसीओडी कभी सॉल्व ही नहीं हुआ एट द सिंस द एज ऑफ 16-17 years, नाउ शी इज 35। तो एज अ मानस ट्रीटमेंट हम बोलते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी का शादी करना, उसका सजेशन क्या होना चाहिए। बिकॉज मैंने उसको बोला डोंट कीप एक्सपेक्टेशन दैट क्या पीसीओडी को सॉल्व करके फिर शादी करके बच्चा बेयर करोगे, ये लंबा एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय आपका जो भी ट्रीटमेंट है ये सॉल्व होगा, सॉल्यूशन भी निकलेगा आपका। आपको जो साइकोथेरेपी, मैंने मॉडर्न का ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल बंद कर दिया है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के लिए लिया, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने अभी तक उसको कोई सजेशन नहीं दिया है। एंड शी क्राइज अ लॉट बिकॉज एक वो लोनलीनेस है, बिकॉज हर मदर गॉट सेकेंड मैरिज, उसका हो चुका है, लेकिन एक और सिस्टर है उसकी, एंड लॉट ऑफ अदर साइकोलॉजिकल थिंग्स आर देयर। तो ऐसा लगता है अपन फिजिकल ट्रीटमेंट दे और साइकोलॉजिकली अगर वो वहाँ डिप्रेस होती रहेगी तो वो तो आगे चल के भी किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो पर्सनल लेवल पे मुझे मतलब सजेशन चाहिए था टू नाउ डेज द यंगस्टर्स विच आर कमिंग ऑलरेडी विद सो मेनी डिस्टर्बेंसेस फिजिकली मेंटली, हमारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में जब आते हैं, एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट व्हाट शुड वी सजेस्ट बायसली। हाँ मैम, बहुत अच्छा आपने, आपका जो मैम नेचर है ना, नेचर के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन भी मैडम रहता है। 8 केसेस थे हाँ, मेरे पास में, और बिल्कुल हाँ, मतलब मैं ही पूरा दिमागी हो गया कि हमने, मैडम देखिए जब इमोशनली हमारे से लोग अटैच होते हैं ना तो फॉलो जी करते हैं, 100% फॉलो करते हैं। जी और आज जी का जी। दौर देख के तो मम रह गई मैंने बोला अभी तो सर ने अभी बोला तो मैंने कहा चलो एक चांस ले लेती, मैम का सजेशन सुन लेती हूँ प्लीज मैम, आई वांट। हाँ एक्चुअली मैम देखिए, आप उसके ज्यादा नियरर हैं, मतलब जैसे कि उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे आपने कहा कि उसकी मदर के साथ ये प्रॉब्लम हुई, फिर उसके साथ भी इस तरह की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाई। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उसको अपने अपने में ही कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां दूसरे में भी होती हैं तो कुछ अपने में भी होती है ना। और ये कुछ ऐसा नेचर बन जाता है इस एज तक आते आते, मुझे नहीं लगता कि वो उतना अच्छे से एडजस्टमेंट वाला नेचर हो पाएगा या वो करना चाहेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा एज एडवांस होती जाती है आपके जो प्रिंसिपल्स है लाइफ के ना, वो उतने स्ट्रांग होते जाते हैं, फिर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भगवान नहीं है और उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ और अच्छा लिखा हो। तो सबसे पहले आप मानसिक चिकित्सा पे ही उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग, आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा। बाकी उनको दोनों ऑप्शन आप उनपे ही छोड़िए, है ना, ये दोनों ऑप्शन उनपे ही छोड़िए, क्योंकि वो पीरियड्स भी, सही बात यही है कि कभी कभी तो 40 इयर्स के आसपास पीरियड्स वैसे भी जो है सीजेशन ऑफ मेंसेस हो जाने लगता है, मेनोपॉजल एज आने लगती है, तो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी तो जो आपने बताया कि पेरिफेरली जो है वो सिस्ट वगैरह तैयार हो रहा है, या ओवरी जो है वो बहुत अच्छे से नहीं काम कर रही है, लेकिन पीरियड्स रेगुलर है, ये अच्छी बात है। तो मे बी कि वो डिक्लाइन फेज में भी जा रही हो और एस्ट्रोजन डाउन जा रहा हो, तो वो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल भी नहीं प्रॉपर हो पा रहा हो, और उसके साथ में फिर जब एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी आती है तो बॉडी अपने आप को काफी कुछ एडजस्ट करने लगती है, क्योंकि आप अचानक एस्ट्रोजन जब डिफिशिएंसी पे जाता है, धीरे धीरे जाता है, लेकिन जो चेंजेस आती हैं वो मूड से बहुत वो होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उनको अपने ऊपर ही देखना चाहिए कि मैं कहाँ, मेरा कैसा नेचर है, या मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। कहते हैं ना कि आप अपने ऊपर जब तक वर्क नहीं करोगे, जब तक अपने को नहीं समझोगे, तब तक आप दूसरे को समझा नहीं पाओगे। तो यहाँ आपको मैडम मेंटल एक्चुअली ये चीज मेरी बातचीत हुई तो
जैसे मैंने भी मेरी जिम्मेदारी से जैसे बदन निकालने का ही कोशिश किया किसी आई कैन टेक केयर ऑफ योर पीसीओडी, आपका हेल्थ इश्यूज। लेकिन जब पेरेंट्स बोला तो उसने ये सारा हिस्ट्री बताया कि हाउ हर बायोलॉजिकल फादर, वो 4 साल की थी शायद, तब दारू वारू पी के बहुत सारे हंगामे होते थे तो डिवोर्स तक बात पहुंची। हाँ लेकिन मेंटली। इसके ऊपर वो अत्याचार ना हो तो उसकी मदर को उसको ग्रैंड मदर के पास में रखना पड़ा। तो ये सारा चीज देख के वो 30 एज होगी उसकी जब अभी सेकंड जो मैरिज के बाद में वो पेरेंट्स के साथ में रहते, बट सेकंड इज अ स्टेप फादर। तो ये बोलती कि मैम मेरे बारे में सोचने का उनके पास में समय भी नहीं है और मानसिकता भी नहीं, तो मेरे बारे में सोचेगा कौन? आई हैव टू थिंक ऑफ इट, दैट्स द रीजन एज एन। और दूसरा मैंने उसको फिजिकल एक्सरसाइज बोला बिकॉज वेट भी काफी बढ़ रहा है, अराउंड अबाउट शी इज 86 kg, हाइट भी काफी है। तो मैंने उसको एक लाइफस्टाइल चेंजेस में एक तो बोला है ओंकार प्राणायाम और नस्य के लिए मैंने उसको एक है, लेकिन मैंने उसको सूर्य बोला है कि नमस्कार। आपको अपने ऊपर करने सूर्य की। नमस्कार बताइए थोड़ा सा, हाँ, स्किपिंग नहीं वगैरह मैम, बताइए। सूर्य हाँ नमस्कार के साथ वो में हम्म 1 घंटा मैंने क्रिकेट बोला है, क्रिकेट में सारी एक्सरसाइज हो वो तो जाती है। हाँ वो सबसे बढ़िया तो है। दैट्स द रीजन चलिए। क्रिकेट। तो वो मैंने किया। लेकिन मैम पर्सनली मैं सोच रही थी ना कि 7 से 8 मेरे पास में अनमैरिड लड़कियां जो अभी पीसीओडी है, लेकिन हर एक का इमोशनल स्ट्रेस बहुत खतरनाक में है। बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी अभी मैंने लेक्चर, रिगार्डिंग इसी पे रिलेशन, लेक्चर ही लिया इनसिक्योरिटी था, वही लेक्चर मेरा अभी एंड चल ही रहा था। हाँ अभी जो मेरा एडीएफ पे हुआ था, शिल्पा मैम थी, तो उसी में एक लेक्चर मेरा इसी संदर्भ में होता है कि स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस में जो है सब कुछ मैम डिस्टर्ब ऐसे हो कुछ रहा है। ऑडियो वीडियो होगा तो भेज दीजिए ना मैम। फेसबुक लिंक आप मिल जाएगी। भेज दीजिए हाँ ना, क्योंकि मैम हम लेक्चर ले लेते हैं सर। हाँ 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 वही, लेकिन ना ठीक। सजेशन नहीं दे पाते हम ब्राह्मी दे सकते हैं, हम नींद अच्छे के लिए ट्रीट कर सकते हैं, हम ये मत सोचिए वो नहीं, मत सोचिए, मैं काफी कुछ, बिकॉज साइकोमेट्री बहुत बड़ा डिपार्टमेंट तो डेवलप हो रहा है उनको, मैम, हाँ साइकोलॉजिस्ट की उनको ये मतलब बताइए हमारे कि पास में अभी, उतनी पेशेंट नहीं हाँ होंगी। अभी वो कुछ आगे फ्यूचर के लिए वो कुछ डिजाइन नहीं कर पाएंगी। अभी फ्यूचर के लिए उनको पहले अपने को ही, मैंने कहा ना, जैसे कि जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसमें जो जो झेली है ये लाइफ में, उसको वो अपने में चेंज करे। कुछ ना कुछ तो वो वर्किंग में अपना काम कर ही रही होंगी, और जो भी कर रही हैं पहले उसमें कंसंट्रेट करें, उसमें एंजॉय करें। मतलब कहते हैं ना, जब आप अपनी लाइफ को एंजॉयफुल बनाने लगोगे तो फिर आपको हर जगह पॉजिटिविटी मिलेगी। आप जहाँ हो, जैसा कर रहे हो, जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपको कहना चाहिए गोल मिला है, जैसे आप क्रिकेट में इतना मजा लेते हो, फिर आप आयुर्वेद करते हो तो और मजा लेते हो, फैमिली में और मजा लेते हो। आपके जो थैंक यू मैम। हम देखते हैं ये वाला फेसबुक वाला भी, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आपकी आती है, सब पॉजिटिविटी रहती है। तो सबसे पहले आप उनको ये सिखाइए, यही बताइए कि सबसे पहले तो अब जो जो हो चुका वो हो चुका, उसको आप चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अब आप चेंज अपने को होना चाहते हो तो पहले आप अपने में एकदम सारी पॉजिटिव वाइब्स लाइए। पहले आप देखिए कि आपको कहाँ मजा आ रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या डाइट लेना पसंद करती है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आपके कांटेक्ट में रहें। और कभी कभी कहते हैं ना, लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ देना चाहिए, कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं बनाना चाहिए। और वो धीरे धीरे जब राइट आप राइट। पॉजिटिव हो जाओगे और आप जो है लगेगा कि हाँ अब मैं हूँ, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करने लगता है। तो पहले एक्सपेक्टेशन सबसे छोड़ दें, आप जहाँ जो कर रही हैं उसको एंजॉय करें, जो पीछे छूट गया वो एकदम छोड़ दें, उसको भूल जाएं। अच्छी चीजों को याद रखें, बुरी बुरी चीजों को एकदम भूलें, और जितना भी हो सके पॉजिटिव हार्मोन्स उनके पास रहे। जहाँ उनको एंजॉय मिल रहा है, क्रिकेट में एंजॉय मिल रहा है, जॉब में एंजॉय मिल रहा है, बुक्स में एंजॉय मिल रहा है, जो भी उनकी नेचर हो, चाहिए कि आप अपनी लाइफ को जिए पहले, और फिर उसके बाद जब वो अपनी लाइफ जीने लगेंगी ना, तो वो खुद ही पॉजिटिव मूड में आ जाएंगी। फिर उनको कई चीजों में अच्छाई मिलने लगेंगी। हो सकता है ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ सोचा हो, क्योंकि हम कुछ प्लान करें, ऊपर वाले ने कुछ और प्लान किया हो। तो मुझे लगता है कि हम कम से कम अपने को सुधारने की कोशिश करें। जैसे हम अपने को सुधारते हैं, वैसे अपने पेशेंट को भी मैं यही राय देती हूँ कि आप सब कुछ भूल जाओ, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, जितना अच्छा लग सकता है। चाहे कुछ लोगों को धार्मिक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गाना सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जॉब में बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को राइटिंग में अच्छा लगता है, जो भी उनकी अपनी हॉबीज है वो करें और अपने को मेंटेन करें। ये वेट बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। डाइट में अच्छे से कटल करिए कि बहुत ज्यादा फैट नहीं खाना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेनी है, क्रिकेट खेलें। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज वो कर सकती हैं, एंजॉय करें लाइफ को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। फिर उसके बाद देखें, जहां उनको लगता है कुछ पॉजिटिविटी कहीं से मिल रही है तो बहुत ठीक है। अगर वो लगता है कि नहीं, वो किसी बेबी को लेके उसकी जिम्मेदारी संभालने लायक है, वो उसको 10 बार सोचें, तब फिर वो उसको अपने साथ एडॉप्ट कर सकती है। मेरा मानना तो ऐसा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक और चीज था ये टॉपिक पे, मुझे जिसका भी कुछ सजेशन हो जरूर देना। ओबेसिटी ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें डाइटिंग इज इन्वॉल्व। मैंने उस लड़की का पूरा ग्राफ निकाला, हार्डली 3 रोटीज या 3 फुल्कास उसका जाता है। काम सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही है उसका, लेकिन वेट बढ़ने का वजह
आपका मतलब जो आजकल थेरेपीज डाइटिंग की दी जाती है, अलग अलग डाइट की, मतलब अग्नि का विचार ना करते हुए बस सलाद खाइए ये, तो इससे एक मैंने सेशन भी अटेंड किया, तो उसमें काफी कुछ मुझे ऐसे लगता है कि आजकल का जो ओबेसिटी का ट्रेंड चल रहा है, ओबेसिटी इन चाइल्डहुड, ओबेसिटी इन यंगस्टर्स, ओबेसिटी इन नॉन अनमैरिड, मतलब मैरिड का तो हार्मोन बैलेंस हम समझ सकते हैं, पीसीओडी या दोस्त कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ओसीपी पिल्स है, लेकिन जो अनमैरिड है, जिनका कोई फैक्टर नहीं है, जो राइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से इसमें रहे, लेकिन आई फील दैट कि मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन्स, ये 2 लेवल जो आज का दौर है इसमें, अगर किसी का कुछ इनपुट है कि ऐसी ट्रीटमेंट में कुछ मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है मेद वृद्धि का, उसके अलावा अगर कुछ ऐसे करता है, तो आई एम प्रिपेयरिंग वन आर्टिकल एक्चुअली, तो आई वांटेड इनपुट्स बिकॉज बहुत ज्यादा ओबेसिटी के इस पे पेशेंट लोग हताश होते हैं, और इतनी सारी फिर बाद में तो फैक्टर होने की बजाय दे आर एक्सपोज टू हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, तो फिर और मानसिकता वीक हो जाती है उनकी। वो चीज पे मुझे अगर फोकस चाहिए था। काम तो बहुत कुछ है मैम, बहुत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और एकदम जैसे आप बता रहे हो ये ऐसे पेशेंट भी बहुत ज्यादा है, और वर्क भी बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको अपनी इंद्रियों को पहले वश में ही करना होगा ना। डाइट पे भी हमें डाइट प्लान करना है। पेशेंट, हमें लगता है ना जैसे कि हम कोई एक डाइट बताएंगे तो वो हर पेशेंट में फिट नहीं बैठ सकती है। तो मैं जनरली ऐसे पेशेंट में सबसे पहले तो यही बोलती हूँ कि भाई हम आपको बहुत ज्यादा रुक्षता भी नहीं ला सकते, या आप ये सब डाइट एकदम बंद करो। अपना पहले जैसे आपने भी बोला कि ओम का जाप करना है, प्राणायाम करना है, तो हो सकता है स्कीपिंग किसी को पसंद आ सकती है, हो सकता है किसी को थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक पसंद आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है तो केवल जो है धीरे 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 साइकिलिंग ही कर सकता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट करता है, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि आप 45 आवर्स तक, तब तक आपको पसीना आने लगे, आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंगली, कुछ लोग को 30 मिनट में लगेगा, कुछ को 45 मिनट में लगेगा, कुछ को 1 आवर में लगेगा, तो उस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं जैसे देख रही हूँ, तो खाने पीने में तो बहुत ही कंसंट्रेट करना होगा। जैसे अब इस समय हम लोग बोल ही रहे हैं, हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया, श्री अन्न की बात चल रही है, मोटे अनाजों की बात चल रही है। आपको क्या करना है, जौ का सेवन कराइए, लेकिन खाली जौ के सेवन से ही बात वर्धक होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे जौ का पानी बनवाया, और जौ के पानी को रात भर जौ को भिगो दिया, सुबह को उसको त्रिफला के साथ में, त्रिफला चूर्ण के साथ मिला दिया। जैसे जौ का पानी को बनाया और उसमें त्रिफला चूर्ण मिलाया और उसको रख दिया, और त्रिफला चूर्ण के साथ जौ का पानी मिलाया, साथ में पंचतीर्थ घृत और कोई भी दीपन पाचन के लिए जैसे पेशेंट है उसके हिसाब से औषधि मिलाई, अनुपान हमने त्रिफला कषाय वाला जौ का पानी बना के उसको पिला दिया। और इसी तरह से कल्पना करनी पड़ती है किस पेशेंट के लिए हमें क्या पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए त्रिफला को कैसे दिया, आप समझ ही रही हैं, जौ को हमने क्यों दिया, इसके बाद हमने उसको जो है स्नेहन भी करा दिया, विरेचन भी करा दिया, उसको दीपन पाचन भी दे दिया, इस तरह से है। फिर आरोग्य वर्धनी ले लिया, कभी उसको कुबेराक्षादि दे दिया, क्रव्याद दे दिया, अकॉर्डिंगली दिया। उसको बता दिया कि इस मील में आपको जौ का दलिया खाएंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए, सरसों के तेल में छौंक दीजिए। आप लावा ले लीजिए, या धान का जो है लावा, उसको आप नमक के साथ या हल्का सा जीरा के साथ भून लीजिए, या पानी में मिला के उसमें हल्का जीरा पाउडर डाल के, काली मिर्च पाउडर डाल के, हल्का सेंधा नमक डाल के पी लीजिए। तो डाइट शेड्यूल हमें पेशेंट का बनाना पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट। अब जैसे रोटी है तो लोग मल्टीग्रेन आशीर्वाद आटा ले आए, वो सब अवॉइड करना है। और जैसे अगर पेशेंट पॉसिबल है तो अपना मल्टीग्रेन खरीदे और अपने से पिसवा के उसको यूज करेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। बाजरा ले ले, थोड़ा सा ज्वार ले ले, थोड़ा सा जौ ले ले, थोड़ा सा मक्का ले ले, इस तरह का सोयाबीन ले ले, इस तरह का जो मल्टीग्रेन आटा बनाएगा। उसके साथ में फिर हम उसकी डाइट को, कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, ठीक है, आप मूंग की दाल चल रही है, मूंग की दाल के साथ लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है, उसमें सरसों का तेल लगा लीजिए, अगर घर का घी मिलता है तो आप 1 चम्मच खाइए, नहीं तो पंचतीर्थ के साथ भी खाइए, मतलब मेडिकेटेड लीजिए। और उसके साथ में फिर उसके बाद उसको क्या क्या डाइट बनानी होती है, हम लोग सर तो बहुत डाइट चार्ट भेजते भी रहते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। और संहिताओं में तो बेशुमार है, सारा कुछ पड़ा ही हुआ है, वर्क करने की जरूरत है। लेकिन मोटा मोटा मैं इसी तरह से पेशेंट को बताती हूँ। और ये भी 100% श्योर है कि पेशेंट का 10 kg to 15 kg वेट कम हो जाता है, अगर पेशेंट नॉर्मली 6 मंथ ये ट्रीटमेंट चला देता है, या हमारे पास आता है, या जिसे आपने कहा कि जो आपको मानता है, उसमें रिलैक्सेशन बहुत आता है। थैंक यू वेरी मच मैम। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, सेशन बंद करते हैं, कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
नाम से देखो।